A very warm welcome, Dada, to the Kahani Street. Thank you, Rashiji. Thank you for inviting me, and it's really an honor for me Oh to my be a God. part of this beautiful program. I have seen almost all the episodes. बहुत अच्छा कर रही है आप. Very nice. Thank you, Dada. It's a privilege. और आज the Kahani Street feels like Kahani Palace to me since you have come. Uh, दादा इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं. How many years? अब मुंबई में हो गया 38 years. Oh, एंड इसके पहले कलकत्ता इंडस्ट्री में काम किया, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में. वहां पे भी ऑलमोस्ट 82 83 से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. कितने साल हो गए आप देख लीजिए. 42, 43 years. Yeah. 40 years. Wow, wide spectrum of experience. यस, करेक्ट. So, Dada, why mandolin? ये बहुत अच्छा सवाल है. Okay. मैं बताता हूँ. मेरा फैमिली में म्यूजिक, मेरी माँ शी वॉज अ सिंगर. मेरे मामा, तीनों मामा वो लोग भी सिंगर थे. आज भी है. छोटा मामा जो जो यंगर, जो मैटरनल अंकल है, आज भी है. नॉर्थ बंगाल में है. जलपाईगुड़ी एक जगह है, आप जानते होंगे क्या मालूम नहीं. वहीं के है. मेरी माँ भी वहीं वहीं की थी. Okay. Okay. तो मेरे घर में, हम लोग कलकत्ता में जहाँ रहते थे, हमारे घर में जब मामा ये लोग आते थे, ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, जो भी वैकेशन के टाइम वो लोग आते थे, म्यूजिक का माहौल बनता था. हम लोग बहुत छोटे थे, मैं और मेरी सिस्टर, और मामा के भी, मैं जो कजिन्स लोग, सब हम लोग छोटे थे. तो एक घर में म्यूजिक का माहौल होता था. वाह एक मतलब हारमोनियम हारमोनियम होता था. मेरी मामा गाते थे, माँ गाती थी. फिर हमारे पड़ोस में जो नेबर, हमारे जो कलकत्ता में, जो पहले जमाने में ऐसा होता ना पड़ोस के साथ. आजकल तो फ्लैट सिस्टम में बाजू वाले कौन है आप लोगों को पता नहीं रहता है. लेकिन उस टाइम में ऐसा था, सबके साथ सब बहुत अच्छा एक रिलेशन हुआ करता था. जी जी। तो उसमें मतलब पड़ोस में भी एक दो सिंगर, हमसे बहुत बड़ी एक दीदी थी. शी वॉज अ वेरी गुड सिंगर. वो ऑल इंडिया रेडियो के फुट सिंगर थी. और भी एक दो मतलब बड़े भाई जैसे, वो लोग आजू बाजू में जो रहने वाले, वो जी जी। लोग आते थे. तो एक म्यूजिक का माहौल बचपन से हम देख के, मतलब देखते हुए ग्रोन अप किया. वाह। फिर बाद में क्या हुआ, मुझे भी तब एक इंटरेस्ट हुआ कि मैं कुछ करूं, मतलब म्यूजिक में, गाना हो या इंस्ट्रूमेंट हो. हाँ तब मैं छोटा था, लेकिन एक इंटरेस्ट ऐसा बना था मेरा. जो छोटा मामा जो है, जी। वो ही यूज टू प्ले अकॉर्डियन. अच्छा। हाँ, वो ओके गाना भी गाते थे एंड यूज टू प्ले अकॉर्डियन ऑल्सो. तो ओके। हम लोग जब वैकेशन में वहां जाते थे, जी। मामा के घर, तो मैं इवनिंग में देखता था अकॉर्डियन लेके मामा बजाने के बैठते थे. बहुत अच्छा लगता था. पुराने पुराने ओल्ड सॉन्ग्स बजाते थे. तो हाँ मेरे मन में एक मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ये फॉर्म हो कि मैं भी अकॉर्डियन सीखूं. हाँ। पहले ये मेरे मन में था, जी बचपन में. जी। ओके ओके हाँ. ओके। लेकिन अकॉर्डियन मिलना इंडिया में आज भी बहुत डिफिकल्ट है. आज भी इजीली अवेलेबल नहीं है. ओ एंड इज वेरी कॉस्टली. आज के दिन में भी बहुत कॉस्टली है, और उस टाइम भी बहुत कॉस्टली था. ओ ओके। तो वी आई एम फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली. तो एक मैं अकॉर्डियन खरीदना, इट वाज लिटिल डिफिकल्ट. हम्म। लेकिन मेरी माँ को लगा कि इसको म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट है, तो कुछ दूसरा कुछ इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए करते हैं. हाँ तो मामा को मेरी माँ ने कहा कि तू जरा समझा उसको, कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट अगर हो सके तो सीखने के लिए बोल. ओ, अकॉर्डियन करना मुश्किल है. तो मामा ने मुझे बोला एक इंस्ट्रूमेंट है. मामा को मालूम था, मामा का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप भी था नॉर्थ बंगाल में. वहां एक आदमी मैंडलिन बजाते थे. अच्छा। तो मामा मुझे बोला कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैंडलिन बोलते हैं, तू मैंडलिन सीख. ओ तो तब से एक मैंडलिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है मुझे पता चला. अच्छा, उस टाइम मैंडलिन सिखाने वाले, मतलब इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए गुरु कलकत्ता में बहुत कम थे. एक दो ज्यादा से ज्यादा मिलता था. पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट ही मिलता नहीं था. तो कैसे भी करके मेरे पिताजी, उनके एक हम्म कलीग जो म्यूजिक में थे, हम्म उनको बोला कि मेरे बेटे के लिए एक मैंडलिन अरेंज करके दो. हम्म। तो उन्होंने एक कहीं से एक मैंडलिन ला के दिया था. फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया. माय गॉड मतलब जो फ्रॉम म्यूजिकल माहौल टू म्यूजिकल महफिल इट्स यस, स्टार्टेड विद फैमिली. करेक्ट.
बिल्कुल बिल्कुल। एंड और मेरे फैमिली से बहुत मतलब सपोर्ट रहा, स्पेशली मेरी माँ का, हम्म। डैडी का भी, और मेरे रिलेटिव्स जो सब जी। लोग का बहुत सपोर्ट रहा। तो हम्म। धीरे धीरे मैं म्यूजिक को लेके, पहले पैशन था, नेचुरली हॉबी की हिसाब से लिया, फिर हम्म। धीरे धीरे इसको एज ए प्रोफेशन हो गया बस। फुल Right. टाइम 24/7 में म्यूजिक में हूँ अभी। You can imagine the way you can play classical songs on mandolin. मतलब ऐसे लगता है कि the art and artist have become one. It's almost like that. um, yeah. कोशिश करता हूँ राशि जी। एक्चुअली क्या है, मैं, ये मेरा एक अनुभव है कि म्यूजिक जो हम लोग, जो भी आर्टिस्ट हम लोग म्यूजिक करते हैं ना, हम्म। हम कुछ नहीं करते हैं, ऊपर वाला करवाते हैं। ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। संगीत ऐसी चीज है ना, इसमें तो पहली बात तो कोई शॉर्टकट नहीं है, संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। फुल डेडिकेशन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। जितने भी आज आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सबके पीछे आप देखिए वो कितना उन्होंने मेहनत किया है। आज की यंग जनरेशन बोलिए या थोड़ा सीनियर म्यूजिशियन बोलिए, बहुत मेहनत किया है। और ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तब जाके पॉसिबल, नहीं तो नहीं हो सकता, So that बिल्कुल नहीं हो सकता। so it's like a spiritual experience, is it? यस यस यस, मैं तो हमेशा, Hmm. कभी भी आपने फॉलो किया, आपके साथ तो मैंने काफी प्रोग्राम किया, मैं जब भी इंस्ट्रूमेंट मैं बॉक्स से निकालता हूँ, मैं Hmm. उसको एक बार प्रणाम करके मैं हाथ में लेता हूँ। हमेशा मैं समझता हूँ कि आज, और हमेशा मैं हर प्रोग्राम में ऊपर वाले को याद करता हूँ, आज संभाल लेना होगा। एवरी प्रोग्राम, आज भी मैं इतने साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो इतने रिकॉर्डिंग किया, Hmm. हर काम में जब भी मैं इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेता हूँ, ऊपर Wow. वाले को याद करता हूँ कि आज संभाल लेना। क्योंकि Wow. इतना डिफिकल्ट काम हम करते हैं, जी, इतना डिफिकल्ट काम करते जी, जी, जी. So there's so much reverence after 40 years of experience also. हैं। So, चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। ये अलग सब्जेक्ट है। जी, जी. म्यूजिक इज डिफरेंट सब्जेक्ट देन अदर एनी अदर सब्जेक्ट। लाइक मैं ना Hmm. बोलता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, Hmm. जो भी मैनेज एमबीए किया होगा, बड़े बड़े सीईओ वगैरह जो भी होंगे, हर एक स्टडी में ना एक 1%, मैं बोल रहा हूँ शायद 0.1% एक चांस रहता है उसको कॉपी करके या कैसे भी करके मैनिपुलेट करके पास कर जाना। लेकिन म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसपे मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं हो सकता है। Wow. आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट आएगा, मेहनत नहीं करेंगे, नो रिजल्ट। इट्स सिंपल वर्ड है। आपका मेहनत आपके रिजल्ट में दिखाई Wow. So well said. Absolutely. The direct exam directly ही होता है ऑडियंस के सामने देगी। या यस, रिकॉर्डिंग में तो खैर. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। रिकॉर्डिंग में भी, आज तो खैर हमने तो दोनों टाइम देखा है। जब लाइव म्यूजिक रिकॉर्डिंग हुआ करता था, जब कैलकाटा में मैं था उस टाइम, तो दिन में दो दो रिकॉर्डिंग, तीन तीन रिकॉर्डिंग करते थे। मतलब तीन तीन रिकॉर्डिंग, छह छह गाने का। मतलब दुर्गा पूजा का टाइम ऐसा रिकॉर्डिंग होता था, सुबह 9-10 बजे से एक रिकॉर्डिंग हुआ, 6-7 गाना 4-5 बजे तक हुआ। फिर वो स्टूडियो से दूसरा स्टूडियो गए, 7 बजे से रात को 12-1 बजे तक किया। फिर रात को वहीं पे खाना खा के फिर तीसरे स्टूडियो में गए, रात भर करके 4 बजे आते थे, पांच My. बजे घर आते थे। ऐसा ऐसा तीन तीन शिफ्ट में काम होता हुआ करता था, स्पेशली दुर्गा पूजा का रिकॉर्डिंग के टाइम। तो Hmm. वो भी उस टाइम क्या लाइव होता था सब, Hmm. सब सारे के सारे लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करता था। जी, जी, जी. तो उस टाइम क्या, अगर एक आदमी ने कोई मिस्टेक कर लिया, तो बाकी सारे म्यूजिशियन का नजर उड़ गया, अरे यार कौन है ये मिस्टेक किया, एक अलग। हाँ, इसलिए अपने को फुल रेडी होके हाँ. बजना पड़ता था। Correct, correct, correct. You had to be very alert and. चलो तुमने, बिल्कुल। इनफैक्ट व्हेन आई केम टू मुंबई ऑल्सो, जब Hmm. ह्यूज रिकॉर्डिंग में परफॉर्म करने का मौका मिला, पंचमदा के वहाँ या जतिन ललित, जहाँ Hmm. पे 100 म्यूजिशियंस, 150 म्यूजिशियन ऐसे ग्रुप के साथ जब बजाना स्टार्ट किया, Hmm. तब भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता था। हाँ, क्या. बहुत अलर्ट रहना पड़ता था। एक तो किस्सा मैं बताऊंगा आपको आगे, पंचमदा के वहाँ एक बार मैं इतना डर गया था कि एक पीस दिया था, मैं मिस कर गया था। ओह, तो फिर वो रमेश जी के बाजू में मैं बैठा था, रमेश जी को मैं बोला, रमेश जी मैं घबरा गया, मेरा सोलो एकदम एक डिफिकल्ट रन टाइप का था। ओके. तो कौन रमेश सा. जी,
गाना तो याद है आपको दादा? नहीं, गाना याद नहीं है वो ओके फिल्म, क्योंकि उस टाइम क्या उतना पब्लिसिटी नहीं होता, गाने का नाम नहीं बोला जाता था। फिल्म का नाम बोला या प्रोडक्शन का नाम होता था, गाना होता था। ओके 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 तो ओके। उस टाइम वो गाने में मुझे एक सोलो एक दिया था, डी मेजर स्केल में था, मुझे आज भी याद है। वो एक थोड़ा डिफिकल्ट रन जैसा बबलू दा ने बना के दिया था, बोला "ये बजाओ"। अच्छा। तो रिहर्सल में करेक्ट बज गया, हाँ लेकिन जब टेक हुआ, दो रिहर्सल तो दोनों रिहर्सल में करेक्ट बजा, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस किया जब बज जाएगा। हाँ। मनोज दा बोला अच्छा है, वेरी गुड, टेक में करेक्ट बजाना। और हम्म। टेक में जाके और होता है टेक में एक नर्व का प्रेशर, और इतने सारे म्यूजिशियन, हाँ। ऊपर से पंचम दा का रिकॉर्डिंग, ऊपर से मेरा मुंबई में पहला पहला काम स्टार्टिंग का। ये ओ मैं बोल रहा हूँ 89 90s की बात कर रहा हूँ। माय गॉड। ओके। तो और ऊपर से सारे टॉप टॉप म्यूजिशियन, रमेश अय्यर, देन केसी लॉर्ड, फ्रैंको जी, सब टॉप टॉप म्यूजिशियन बैठे हुए हैं उनके सामने, और उतने बड़ा वायलिन सेक्शन, वियोला, चेलो, इधर सामने मनोरी दा खड़े हैं, बबलू दा, सब टॉप टॉप लोग खड़े हैं उनके सामने। और हम लोग जहाँ बैठे थे स्ट्रोक सेक्शन, उसमें रमेश जी मेरे बाजू में। हाँ। और रमेश अय्यर जी के बारे में मैं कलकत्ता में रहते हुए सुनता था, इतने बड़े गिटारिस्ट हैं, उनके सामने बजाने गया, टेक में वही मिस्टेक होगा। मैं तो इतना, रमेश जी बोले रमेश जी हो गया क्या करूं, बोले चुप बैठ, देखते क्या बोलते पंचम। फिर पंचम दा ने वहां से ओके कर दिया, ओके किया, बाद में उन्होंने एडिट किया होगा, क्या किया होगा मालूम नहीं, लेकिन मैं इतना डर गया था, इतना डर। तो ये होता है, देखिए मेरे उसके पहले भी मैं काफी सारा रिकॉर्डिंग में कलकत्ता में काम किया। रिकॉर्डिंग का जो एक डर रहता है, जो फेयर रहता है, वो मेरा निकल गया था। लेकिन यहाँ आके पंचम तक टेक में बजाने बैठा, और इतना सोलो पीस मुझे एक रन दिया था, और वो बजाने का रिहर्सल में अच्छा बजा, राइट टेक राइट। में नहीं हुआ। तो ये होता है, ये म्यूजिक होता है। कब मिस्टेक होगा कोई किसी को पता नहीं है। कितने भी बड़े म्यूजिशियन हो, कभी शायद रिहर्सल में बहुत अच्छा बजा, प्रोग्राम में जाके या टेक में जाके उनका मिस्टेक हो सकता है। एक नोट अगर छोटा भी फिसल गया तो देन गया, मिस हो जाता है। तो ये अब मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर है, सब वो करवाते Right, but despite that mistake, you are here today. So जो भी musicians, budding musicians सुन रहे हैं, for them, this can be a lesson कि कभी हो जाए मिस्टेक तो just get over it. उसके ऊपर ज्यादा सोच के या हैं। वो एक लर्निंग होता है, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। हाँ फिर बाद में जाके मैं, अच्छा ये तो शुरुआत तो है ही, मतलब शुरू शुरू में ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में अपने आप को उतना ही तैयारी करना पड़ता है ताकि कभी मिस्टेक ना हो। मिस्टेक तो हो सकता है, वो आज भी हो सकता है इवन। मैं तो मानता हूं जो सबसे बड़े आर्टिस्ट रहे हुए हैं, कोई अगर ऐसा, मेरे हिसाब से कोई भी एक ऐसा आर्टिस्ट नहीं बोल सकता कि मैं 100% परफेक्ट हूं, नहीं हो सकता है। मिस्टेक होगा ही, किसी ना किसी बड़े आर्टिस्ट को भी मिस्टेक होता ही है। लेकिन ठीक है, मिस्टेक को संभालना, मिस्टेक क्यों हुआ उसके बारे में भी सोचना, मतलब इतना कंसंट्रेशन जरूरत है म्यूजिक में। एक सेकंड के लिए अगर माइंड अगर थोड़ा सा भी भटक गया तो आपको मिस्टेक होने वाला ही है। राइट, तो अवेयरनेस चाहिए वेरी। अवेयरनेस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। हम्म। तो ऐसे ऐसे किस्सा है, सब ठीक है। वाह। मैं ये देख रही हूँ दादा कि इट्स नॉट जस्ट दैट इंस्ट्रूमेंट बट पूरा पर्सनालिटी कितना शेप अप हो रहा है, अवेयरनेस, अलर्टनेस, फोकस एंड गिविंग 100%, बीइंग कंसिस्टेंट, लर्निंग, लेटिंग गो. So it's a full-fledged यस, development of human ऑफ capacity. बिल्कुल। एंड इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग ना, आपको परफॉर्मिंग में आपको 100% इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गिव द 100%। Right, right, right. कुछ कुछ गाने हैं जिसके अंदर आपको अंदर जाना पड़ेगा, उसका जो भाव है, उसका जो एक्सप्रेशन है, हाँ वो हाँ आप अगर वैसे नहीं कर पाएंगे तो आप, वेरी सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, जी। लग जा गले। हाँ। लग जा गले जो गाना लता दीदी ने गाना देके गए हम लोगों को, हम्म। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में आज से 1000 साल के बाद भी हिंदुस्तानी म्यूजिक रहे ना रहे, क्या होगा किसी को पता नहीं। अगर हिंदुस्तानी म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक रहे, तो लग जा गले रहेगा उस दिन तक, क्योंकि ये एक लेसन है सिंगर लोगों के लिए कि ये लग जा गले गाना इतना आसान नहीं है। लोग गाते हैं ठीक है, लेकिन लता दीदी जी ने जो फील, जो एक्सप्रेशन, और जिस तरह से वो गा के गई ना,
मुझे लगता है उस रिकॉर्डिंग के दिन माँ सरस्वती उनके बाजू में आके उनके सर पे हाथ रखा था, तब वाह। जाके ये ये एक्सप्रेशन, ये इतना फील से उन्होंने गाया। क्या बात है। तो वाह। ये होता है इन्वॉल्वमेंट, वो जी। गाने के साथ उन्होंने इतना इन्वॉल्व हो गए थे हम्म। कि वो एक्सप्रेशन अंदर से वो आया। तो दादा, जैसे सिंगर एक्सप्रेस करते हैं गायकी, वोकल्स, तो एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आपको भी एक्सप्रेशन लाना पड़ता है, डज इट हेल्प? ऑफ कोर्स, यस, वही तो मेन है, आपको तो एक्सप्रेशन लाना ही पड़ेगा। वही तो बात है ना। और उसी में जो जिस तरह से कर पाते, जितना कर पाते हैं, उनका उनको So, पब्लिक का एक्सेप्टेंस so होता in है। that case, how easy or difficult an instrument mandolin is when it comes to playing, expressing? In fact, मैं एक it has a very sweet sound, I think. यस यस, वेरी स्वीट सॉन्ग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक देखिए अरे वाह, क्या बात। जो हम लोग बजाते हैं। इसको अगर स्ट्रोकिंग की हिसाब से बजाएंगे तो थोड़ा सा अलग स्टाइल हो जाता है। ये स्टाइल अलग है। और जो मीड गम है वो गाने के फील के हिसाब से उसको बजाना पड़ता है। ये मीड जो है, इसके बाद वाला पार्ट, जैसे मदन मोहन जी के गाने हैं जिसके अंदर पूरा मीड और उस स्टाइल में बजाना पड़ता है, उसको प्लकिंग स्टाइल में नहीं बजा सकते। ये वाला गाना। सी इंस्ट्रूमेंट है, मैंडरिन के लिए ये गाना बजाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं करेक्ट। उसको कोशिश करता हूँ करने के लिए। Wow. Wow. So this is your craftsmanship, mastery over your craftsmanship. So दादा, how, like आपने सीखा कितने साल और रियाज आपने कितना किया? अभी तो आपको शायद जरूरत ना पड़ती हो रियाज की, बट नहीं नहीं, रियाज की जरूरत है। अच्छा। रियाज तो अभी मतलब आखिरी दिन तक रियाज करना पड़ेगा। म्यूजिक ऐसा है, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब्जेक्ट ऐसा है, आपको अगर अच्छा बजाना है, आखिरी दिन तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ नहीं चलेगा। मैं जब शुरू किया था, मेरा तब उम्र था करीबन एक 10 10 11 साल होगा। उसी टाइम से मैं 10 11 12 साल के आसपास में स्टार्ट किया। फिर कुछ दिन, तब तो हॉबी के हिसाब से स्टार्ट किया। फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आया, उसके साथ साथ स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में गया, हम्म। बीकॉम किया, सब ठीक है, उसमें खत्म हुआ, सब कुछ ठीक है।
तो धीरे धीरे म्यूजिक लेके ही मैंने सोचा कि म्यूजिक में ही जाओ, प्रोफेशन करो। मेरे मेरे डैडी थोड़ा सा, उनका थोड़ा सा जो था, क्या होता है, नॉर्मल फैमिली में ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ। अपना बच्चा म्यूजिक करियर करे। आज भी वो नहीं है। इंडिया में यही एक प्रॉब्लम है शायद, कि म्यूजिक को प्रोफेशन करेंगे जल्दी कोई नहीं मानता है, किसी भी फैमिली से। तो हम्म। सेम मेरे घर में भी वही प्रॉब्लम हुआ था। मेरे डैडी ने एक बात कही थी, और वो आज तक मुझे याद है, कि हेमंत कुमार सब नहीं होते, एक ही हेमंत कुमार हुआ है, एक ही मन्ना दे हुआ है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तुम ये चूज कर रहे हो, इसमें बहुत बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। तो मैं बोला, तो उठाएंगे ना, अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे, फिर जॉब करेंगे, कुछ करेंगे। तो धीरे धीरे मैंने चालू किया। मेरे गुरु जो पहले जिनके पास सीखा, वो अ, अभी भी है कलकत्ता में, सुभाष पाल जी, उनके पास मैंने पहले सीखा सीखा। फिर उनके पास एक दो साल सीखने के बाद थोड़ा सा कुछ हो नहीं रहा था, मैं बोला, मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया। तो मैं बोला, यार कुछ बज नहीं रहा है मेरे से, क्या हो रहा है। तो एक दिन मैं एक आदमी का रेडियो में वेस्टर्न प्रोग्राम होता था, आज भी होता है कलकत्ता रेडियो में, कलकत्ता बी एक, उस टाइम तो एफएम नहीं था। तो उसमें एक रात को 9:30 से 10 ये टाइम में वेस्टर्न प्रोग्राम होता है, आज भी होता है, और उसमें लाइव म्यूजिशियन बजाते हैं। ओ। तो वो प्रोग्राम मैं सुनता था। तो एक दिन वहां पे मैंडलिन सुना, किसी का नाम पहले सुना, मैं थोड़ा लेट चालू किया था। मैंडलिन धुआंधार बजा रहे थे, मतलब कौन है पापा, तो ना रन वन करके बहुत अच्छा वेस्टर्न नंबर बजा रहे। फिर हम्म। बाद में उनका नाम बताया कि यू आर लिसनिंग मिस्टर सरोज बरुआ मैंडलिन, सो एंड सो नंबर। तो नाम मैं याद कर लिया कि इनका नाम सरोज बरुआ, इनके पास जाना है। अब उस टाइम ना तो फोन था ना इंटरनेट था, इनको कैसे ढूंढ के निकालो। गूगल भी नहीं था यार। गूगल कुछ नहीं था उस टाइम। फिर राइट। मैं एक म्यूजिक स्कूल में जाके पता किया कि ये नाम पे आप जानते हो कि सर, बोले हाँ जानता हूँ, इनका नाम सुना है। और वो रहते हैं एक जगह, बताया उस जगह पे एक फैन का फैक्ट्री है। वो फैन, कूलर फैन, मुझे आज भी याद है। और वहीं पे जाके आप पूछिए, वहां पे कहीं रहते। ऐसा इतना ही एड्रेस मैंने मुझे बता दी। और मैं वैसा करके गया, वो कूलर फैन इंडस्ट्री के सामने जाके पहुंचा। मेरे घर से काफी दूर था, हम्म। 2 बस चेंज करके जाना पड़ता था। हम्म। और फिर वहां मैंने सोचा, यहाँ पे कहाँ पूछूं, किसको पूछूं, कैसे ढूंढ के निकालूं। तो मेरे दिमाग में कुछ आया कि मैं यहाँ पे एक पान वाला के दुकान है, पान सिगरेट की दुकान है। तो हम्म। अगर वो सिगरेट पीते होंगे या पान खाते होंगे, तो मैं इनको पूछता हूँ। और उनको पूछा, उन्होंने बोला हाँ वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, बंगला में मुझे पता है। मैं बोला हाँ, बोले वो देखिए उनका घर है, वो थोड़ा दिखा है मुझे, थोड़ा सा दूर, वहां जाके पता कीजिए। तो ऐसा करके मैं उनके पास गया। फिर उनके पास जब सीखना चालू किया, तब मैं दिन में 7 7 8 8 घंटा मेहनत करता था। क्योंकि उन्होंने मुझे एक ही बात कहा था कि प्रदीप, तुमको मैं सिखाऊंगा, तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है, लेकिन मैं जो लेसन दूंगा वो दोबारा वापस नहीं आना चाहिए, उसको कंप्लीट करके ही फिर मेरे पास आना पड़ेगा। तो संडे संडे जाता था मैं। और मेरे घर से उनका घर बहुत दूर था। तो मुझे मालूम था कि अगर वो जो लेसन दिया मैं वो कंप्लीट करके नहीं लेके गया, तो दूसरे दिन दूसरा लेसन नहीं आएगा, उसको ही वापस कर देंगे। तो मैं वो 7 दिन के अंदर, मतलब संडे को देते थे, मैं घर आता थे 4 साढ़े 3 4 बज जाता था, सुबह 8 बजे निकलता था। और सबसे आखिर में मुझे वो सिखाते थे, उनके बहुत सारे स्टूडेंट। तो मैं वो जो संडे के दिन आके जो मैं बैठता था, नेक्स्ट संडे जाने के लिए, वो जो बीच में जो 6 दिन, इतना मेहनत करता था, इतना मेहनत करता था कि ताकि पीस मुझे वापस ना दे दे, मतलब एक नेक्स्ट लेसन निकल आओ। तो ये करते करते 7 7 8 8 घंटा मैंने प्रैक्टिस किया, रात भर प्रैक्टिस की। So much hunger for learning. यस, यस, ये मेरा हो गया था। मैं पागल हो गया था, मुझे यही करना है, म्यूजिक करना है, मतलब कहीं खेलने नहीं जाना, कुछ नहीं, म्यूजिक ही म्यूजिक, ऐसा था। तो ना पागल हो गया था। रात भर मुझे डांट पड़ते थे, पढ़ाई कर लिया, फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद रात भर प्रैक्टिस कर। मम्मी बोलते सोना कभी है। मैं बोला सोऊंगा बाद में। 3 4 बजे तक प्रैक्टिस करके सोने जाता। तो ऐसा करते 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 धीरे धीरे लाइन में आया। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या है, मेरे मेरे जो गुरुजी ना,
उन्होंने ही सबसे पहले मेरे लाइफ पे पहला रिकॉर्डिंग में उनका ही बजाया। ओह, ये वाह। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे पहला रिकॉर्डिंग में लेके गए। जी जी जी। और रिकॉर्डिंग बजाने के बाद वहां पे सारे कलकत्ता के बड़े बड़े म्यूजिशियन सब लोग आए थे। और वो मेरा एंट्री था। वो लोग बोले अच्छा ये लड़का बजा रहे, वाह तेरा स्टूडेंट है। मैंने मेरे गुरुजी को बोला, उन लोग का आरे तूरे का समय था। बोला हाँ मेरा स्टूडेंट है, मैंने इनको बुलाया। हाँ। मैं बजाया। फिर बजाने के बाद दूसरे दिन मेरे को बोला कल आ जाना। मैं दूसरे दिन सुनने के लिए गया क्या बजा। तब पहला रिकॉर्डिंग मैंने बहुत एक्साइटेड था। सुना, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को एक एनवलप में भर के मेरे को पेमेंट दिया था। मैं बोले ये क्या है, बोले तेरा पेमेंट है। मैं बोला नहीं गुरुजी ये क्या है, मैं बोले नहीं, तुमने काम किया है, हम्म प्रोड्यूसर ने पेमेंट दिया है, और दिस इज योर रिम्यूनरेशन, यू हम्म हैव टू टेक। वाह। मैं तो रो पड़ा था। मैं बोला ये क्या है, मतलब मैं उनका पाँव छुआ। बोले नहीं तू ले, ये लेना पड़ेगा तुझे, तेरे मेहनत का पैसा है। वाह। सो दैट वाज माय यू स्टार्टिंग। रिमेम्बर वो एनवेलप में क्या अमाउंट था? 80 रुपीज था, मुझे आज भी याद है। 80 रुपीज था। सो वाह। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं घर में आके बोला देखो ये मेरा पहला मैंडलिन बजा के कमाई है। Wow, what an emotional moment. And तो yeah, ये दिस वाज स्टार्टिंग एक्चुअली, ऐसे करते करते yeah. काम शुरू हुआ। So when your father said that there's only one Hemant Kumar or one Manna Dey, I'm sure he must have felt that pride that there's only one Pradipto Sen Gupta in India today. नहीं दैट वो Who's तो a नहीं mandolin कहूंगा, ऐसा आपका master. प्यार आप बोल रहे हो। लेकिन डैडी मेरा बॉम्बे में जब मैं सेटल हो चुका, मेरी माँ कुछ नहीं देखे गए। मैं जब बॉम्बे में था उस टाइम, मुंबई में, तब माँ मतलब चल बसे थे। उनका देहांत हो गया था 89 में। तो दैट टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग। मैं कहीं लॉज में रहता था, वो लॉज आज भी है, मैं जाता हूँ देखने के लिए। जस्ट वो टाउन में अकबर अलीज है, उसके सामने ही है वो लॉज। अच्छा, उस okay. बीच में एक दिन जाके फोटो लेके आया था, मेरे बच्चे को दिखाया, देख ये लॉज से मैं लाइफ स्टार्ट किया। और डॉर्मेटरी लॉज था एनीवे। तो दैट वाज माय स्ट्रगल पीरियड। तो जब मैं मेरे डैडी मेरा सब कुछ देख के गया। जब मैं डैडी को यहाँ ला, काफी दफे मेरे ये घर में आए बॉम्बे में। तो Hmm. मैं उनको फ्लाइट से उतर के मेरे गाड़ी में बिठा के ड्राइव करके लाता। तो वो कैलकाटा में बोलते थे। मैं इसको मतलब उतना ये नहीं किया था कि मैं बोला था कुछ दूसरा काम करो, जॉब करो, ये करो। लेकिन आज वो सेटल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे खुद ड्राइव करके मुझे उसके घर लेके गए। तो Wow. डैडी को बहुत अच्छा लगा। डैडी Wow. को बहुत अच्छा लगा, वॉज वेरी हैप्पी। I ठीक think as a son, as a child, that's the most special thing. When है। your parents are content with you, they are happy for you, then every effort seems right. राइट राइट, करेक्ट। Wow, so nice, Dada. तो So ऐसा this is how it started. So यस, much practice you did in the beginning, 7 to 8 hours, uh, पूरा पूरा दिन भर almost. करेक्ट। फिर बाद में धीरे धीरे बंगाली इंडस्ट्री में काम चालू हुआ मेरा। फिर उस टाइम बंगाल के जो भी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे, जैसे अजय दास, मृणाल बनर्जी, सलील दा के साथ भी काम किया। हेमंत दा के साथ भी, उनके भी म्यूजिक डायरेक्शन में काम किया। Wow. हाँ, इन लोग के साथ काम किया। फिर धीरे धीरे वहाँ पे काम करते करते मुंबई में आया। Any मुंबई memory of those times, Bengal recording studios? And मेमोरीज, any difference between Mumbai and Bengal recording studio? एक, हाँ नहीं, मुंबई एंड बंगाल में तो काफी डिफरेंस उस टाइम था। उस टाइम अच्छा, था क्योंकि उस टाइम साउंड क्वालिटी में डिफरेंस था। और दूसरी बात, मुंबई में आके जब देखा मैंने, एक साथ में 100 म्यूजिशियन महबूब स्टूडियो में बजा रहे, 150 म्यूजिशियन, फिर उनके साथ मैं भी बजाना चालू किया। तो वो चीज वहां पे नहीं हुआ करता, तो उतना म्यूजिशियन नहीं था वहां पे। हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते थे हार्डली कितना, एक 10 12 15 म्यूजिशियन में काम होता था, इससे ज्यादा नहीं होता था। अच्छा उस टाइम तो सब लाइव होता था, उस टाइम तो ट्रैक रिकॉर्डिंग था ही नहीं। हम्म, तो उसमें ऐसा करते करते वहां पे स्टार्ट किया। तो वहां का जो एक्सपीरियंस था, वो हाँ एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे कैसे काम में आया मैं बता रहा हूँ। हाँ। जो आदमी पहला रिकॉर्डिंग में बजाने जाता है ना, कोई भी म्यूजिशियन पहला दिन जब रिकॉर्डिंग में बजाने जाता है, उनका जी। एक टेंशन रहता है। जैसे लाल लाइट जलता था, आज भी जलता है रिकॉर्डिंग्स की, वो एक टेंशन होता है। पहला रिकॉर्डिंग में हर म्यूजिशियन को टेंशन होगा। और 99% चांस रहता है मिस्टेक करने का उस टाइम, और क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर रहता है।
कि हम्म। मैं रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, मेरे सामने माइक है, हेडफोन लगाया, यहाँ पे 1 2 3 4 कंडक्टर 1 2 3 4 दे रहे हैं, यहाँ पे सिंगर का, तब तो सिंगर के साथ लाइव होता था, सिंगर बाजू में ही खड़े हैं, तो वो एक वो टेंशन हुआ होता तो था उस माहौल इज वेरी माहौल। इंटिमिडेटिंग यस, फॉर द फर्स्ट टाइमर। हम्म। फर्स्ट टाइम इट वाज रियली वेरी टफ थिंग फॉर अ न्यू म्यूजिशियन। तो हम्म। धीरे 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 धीरे, अच्छा उस टाइम एक तो चीज हमें बहुत अच्छा मिला, और आज भी हम लोग भी करते, कोई जूनियर म्यूजिशियन आते हैं ना, जी। उनको आज भी हम बहुत सपोर्ट करते हैं, जो हमें वो सपोर्ट मिला। उस टाइम हमारे जो सीनियर म्यूजिशियन थे, वो समझते थे कि ये घबरा रहे हैं, ये थोड़ा टेंशन में है, वो बोलते थे बिल्कुल टेंशन मत लेना, मिस्टेक हो सकता है, होने दे, वो फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये सपोर्ट हमको सीनियर म्यूजिशियन से बहुत मिला है। वाओ। और वो एक चीज सीखने का है, वो बहुत अच्छी बात सिखाया है उन्होंने, कि जो भी कोई भी नया आदमी आता है, वो तैयार होकर नहीं आता है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। किसी भी प्रोफेशन में आप जाइए, कोई भी अगर यानी आईटी प्रोफेशनल भी होंगे, वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके डायरेक्ट अगर किसी कंपनी में जाएंगे, पहले दिन ही वो अच्छा नहीं काम कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसका काम बढ़ेगा, वैसे सेम ऐसे ही है। तो वो एक सपोर्ट मिला था, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग में बजाने का जो एक स्ट्रेस होता है, एक टेंशन होता है, वो मैं वहां से सीख के आया। हाँ। वो मुझे यहाँ पे आने के बाद एक बहुत बड़ा हेल्प हुआ, कि एटलीस्ट रिकॉर्डिंग पहला नहीं बजाने जा रहा, मैं वहां पे ऑलरेडी 4 5 साल इंडस्ट्री में काम करके आया। वहां राइट। के जो टॉप टॉप सिंगर है, जैसे आरती मुखर्जी, फिर वहां का हेमंत शुक्ला, इन लोगों के साथ काफी काम किया मैंने, इनके बहुत सारे रिकॉर्डिंग में बजाया। भूपेन हजारिका के साथ बहुत काम किया। भूपेंद्र मुझे बहुत प्यार करते थे। यस। तो ऐसे क्योंकि मेरे गुरुजी भूपेंद्र के साथ बजाते थे स्टेज पे लाइव, ओ। तो मुझे उस हिसाब से बहुत सारे रिकॉर्डिंग में गुरुजी लेके जाते थे। और गुरुजी अगर टाइम नहीं मिला, वो भी बिजी रहते थे, मुझे भेजते थे, जब भूपेंद्र का रिकॉर्डिंग है तू बजा के आ। तो ऐसा करके मैं काम रेडी होके आया था। और मेरा एक जो आने से पहले 84 में, शायद हाँ 84 में एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, जो तब तक 84 85 में, शायद 85 में, तब तक मैं इंडस्ट्री में काम चालू किया, थोड़ा बहुत लोग जानने लगे। पंडित अजय चक्रवर्ती का एक बुलावा आया, अजय दा का। अजय दा वाह। के एक रिकॉर्डिंग में मुझे उनके घर में बुलाया, पहले बोले प्रदीप्त को बुलाओ। तो मैं उनके घर में गया, उनका पाँव छुआ, हाँ तुम प्रदीप्त हो, बोला। फिर उन्होंने बहुत प्यार किया, फिर बोला मेरा में एक दुर्गा पूजा का रिकॉर्डिंग है, उसमें तुमको बजाना है। मैं बोला जरूर बजाऊंगा, तुम कल मैंडोलिन लेके मेरे घर आ जाओ। वो मतलब आईटीसी के जो एसआरए है, संगीत रिसर्च एकेडमी, वहां पे अंदर उनका बंगला था, वहीं पे रहती। तो मैं उनके पास गया दूसरे दिन, तब ये कौशिक की बहुत छोटी थी उस टाइम, हाँ। उनके घर में, हाँ बहुत छोटी थी। तो उनके घर में बैठ के वो गाना प्रैक्टिस किया, इतना अच्छा पीस उन्होंने हारमोनियम में बजा के दिया था। और वो गाना बहुत हिट हुआ था, आप कभी भी अगर यूट्यूब में सुनना है तो जी। सुनिए। द जी। बंगाली सॉन्ग पाखी कैनो गाहे ना, ये गाना है। उसमें मैं मैंडलिन बजाया था, सारंगी था, बहुत मतलब 8 10 म्यूजिशियन थे। वो एचएमवी में रिकॉर्ड हुआ था। ओके। तो हाँ, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक यू कैन से इट वाज बहुत माइलस्टोन। बड़ा माइलस्टोन। और पंडित अजय चक्रवर्ती के साथ काम करने के लिए मौका, और बाद में उन्होंने वो बात याद भी रहा, आज भी वो मुझे कहीं भी मैं जाता हूँ मिलने के लिए, तो मुझे गले लगते हैं, मुझे ऐसे गले लगा के प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। वाओ दादा, दिस इज ये मुझे ऑल्सो बहुत, यस। ये। वाओ। दादा, आपके बंगाली फैंस के लिए कुछ मैंडोलिन पे, जब भी आपको बंगाली फैंस के लिए आ, कौन सा गाना बजाऊं? एक फोक बजाता हूँ, नहीं एक गाना बजाता हूँ जो सबको मालूम है, आप सबको भी मालूम है। रविंद्रनाथ टैगोर का गाना है।
Wow. That's all. This was आप लोग का प्यार है, बस कुछ थोड़ा बहुत कर अरे लेता हूँ। नहीं दादा, दिस इज एज क्लोज एज सिंगिंग ओनली, जो आप, इट इज सो इजी टू आइडेंटिफाई कि आप क्या बजा रहे हैं, सो अभी भी सीख रहा हूँ, म्यूजिक सीखना कंप्लीट नहीं हुआ राशि जी, नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है। पता नहीं इस जन्म में होगा क्या नहीं होगा। माय गॉड। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है सीखना, बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ, आज भी कोशिश कर रहा हूँ स्टडी। दिस इज लेकिन नॉट। एक बात तो ये है कि इंडियन म्यूजिक हम लोग जो करते हैं उसके अंदर जो फील है ना, एक्सप्रेशन है, ये बहुत जरूरी है। मैं ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल राग है, समाज राग। ये राग है, इसका धुन है, ये सिंपल धुन बजा मैंने। इसके अंदर क्या गाना है? ये गाना हो सेम इसी राग के ऊपर है। या तो सिर। नहीं, 1942 लाइफ स्टोरी, प्यार हुआ चुपके से, ये कान्हा चुपके से। फिर ये सेम राग के ऊपर बड़े इकट्ठे हैं रे। वहाँ बजा रहे हैं। Oh my God. फिर सेम सलील ने क्या, बरखा बहार, प्यार लाऊं सजना। तो ये जो फील है ना, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो ये जो एक्सप्रेशन फील है, ये अलग चीज है, ये अलग ही चीज So Dada, mandolin is an Indian instrument है। or uh, मैंडलिन इज नॉट एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट। इसका एक छोटा सा हिस्ट्री बताते हैं। ये ओरिजिनली hmm. इटली का इंस्ट्रूमेंट है, इटली से आया है। 18th Okay. सेंचुरी, हाँ, लेट 18th सेंचुरी में देयर Hmm. वाज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैंडोरा। उस टाइम तो इतना डेवलप नहीं था, इतना कुछ नहीं था, तो उसपे एक मैंडोरा नाम का 4 तार का एक छोटा इंस्ट्रूमेंट था। धीरे धीरे वो लोग उसको फोक सॉन्ग बजाते थे, Okay. इटली के। Hmm. फिर धीरे धीरे उसको डेवलप करते गए। फिर बाद में मैंडलिन आया। मैंडलिन, उस टाइम मैंडलिन को जो उन लोगों ने वहां के लोगों ने जब उसको डेवलप किया, Hmm. धीरे धीरे पहले सिंगल स्ट्रिंग था, फिर डबल स्ट्रिंग किया, फिर उसको उनका फोक से फोक सॉन्ग बजा के वो लोग गाते थे, जो भी है। फिर बाद में उसको वेस्टर्न क्लासिकल में उसका एंट्री हुआ। जो Oh. एंटोनियो विवर्डी या मोजार्ट, Hmm. बाक, ये लोगों ने मैंडलिन कंचर्टोस लिखा, उन लोगों ने पहले लिखे हैं, उन लोगों ने लिख के रखा था मैंडलिन कंचर्टो। तो मैंडलिन को क्लासिकल में, फिर धीरे धीरे वेस्टर्न क्लासिकल में उसका एंट्री हुआ। आज आप अगर यूट्यूब चेक करेंगे, यूरोप में बहुत मैंडलिन कंसर्ट होता है, मैंडलिन
सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है। फिर धीरे धीरे मैंडलिन का एक फैमिली बनने लगा, जैसे वायलिन का हम्म। स्ट्रिंग सेक्शन का फैमिली है, वायलिन है, वियोला, चेलो, डबल बेस, इसे मैंडलिन का भी फैमिली बनने लगा। मैंडलिन, मैंडोला, मैंडोशेलो, मैंडोबास, ऑक्टेव मैंडलिन, ये पूरा फैमिली बन के सिम्फनी बजने लगा। और ओके। आज भी बजता है, आज भी यूरोप में बहुत सारे मैंडलिन ऑर्केस्ट्रा है। ओके। ओके। वाओ, दैट्स वेरी ये इंटरेस्टिंग। ये मैंडलिन वहाँ का बेसिक इंस्ट्रूमेंट। फिर यूरोप में इसका बहुत प्रचार हो गया। हम्म। आयरलैंड में भी बहुत यूज होता है, आज भी आयरलैंड में बहुत सारे मैंडलिन प्लेयर है। फिर ओके। बाद में वो धीरे धीरे यूएस में पॉपुलर हुआ। यूएस का एक म्यूजिक है जिसको ब्लू ग्रास बोलते हैं। आज ब्लू ग्रास मैंडलिन बहुत फेमस है यूएस में। मैं आपको बताता हूँ, एक एक म्यूजिशियन है वहाँ के, महीने में 15 से 20 कॉन्सर्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटल, खाली मैंडलिन लेके महीने में 20 कॉन्सर्ट करते हैं। और एक उसमें एक लेडी है जिसका नाम सियरा हल, वो जब कॉन्सर्ट करते हैं ना, कम से कम 20,000 25,000 ऑडियंस रहता है, ऐसा कॉन्सर्ट करते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट मैंडलिन बजाते हैं। वाओ। कमाल का प्लेइंग है, कमाल का प्लेइंग है, आपको बता नहीं सकते वो क्या बजाते वाओ, हैं। सो हाँ, अमेजिंग। शैम्बूश नाम का एक मैंडलिन प्लेयर है, वो भी प्रोग्राम परफॉर्म करता है। उनके एक एक प्रोग्राम में कम से कम 15,000 20,000 ऑडियंस रहते हैं। क्रिस्टली नाम के एक मैंडलिनिस्ट है। जब क्रिस्टली का मैं सुनता हूँ, ये सियरा हल का सुनता हूँ ना, तब मुझे लगता है मैं कुछ नहीं सीखा। मैं फ्रैंकली बताता हूँ, तब मुझे लगता है कुछ नहीं हुआ मेरा मैंडलिन में। इनका, ये लोग इतना आगे चले गए, इतने सब डिफिकल्ट चीज बजाते हैं। बाक, ये लोग बाक का एक मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट नंबर इजीली बजा रहे हैं, मतलब इजीली बजा रहे हैं, मतलब बहुत मेहनत करके तब जाके वो जगह पे पहुंचे, बहुत एफर्ट रहा है उनका, तब जाके ये हुआ है। तो धीरे धीरे यूएस में पॉपुलर हुआ। मैंडलिन इंडिया में कैसे आए? हाँ। इंडिया में मतलब ये समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, 19th 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब ओके। वहां पे स्टार्टिंग में, तब तो हिंदी पहला तो फिल्म वो 1930 में जो हाँ। डायलॉग वाला, जो आलम आरा, अल्लाह। प्रैक्टिकली आलम आरा का जो म्यूजिक डायरेक्टर थे बैरम ईरानी, वो भी मैंडलिन बजाते थे। ये अच्छा। मैंने सुना, मुझे, हाँ, मुझे केटसी जी ने मुझे ये कहा था। ये अच्छा। प्रदीप तुझे मालूम है, आलम आरा का जो म्यूजिक डायरेक्टर बहरम ईरानी जी थे, वो ही यूज्ड टू प्ले मैंडलिन। मैंने ओके। कहा वो मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने कहा। और उस टाइम डेविड सापिक, जो यहूदी, जो ज्यूज थे, वो, हम्म। हाँ, उनका पूरा नाम आइजैक डेविड। आइजैक हाँ डेविड। हाँ, तो डेविड साहब बोलते थे, आज भी हम लोग डेविड साहब बोलते हैं। हम्म। वो मैंडलिन लेके, एक्चुअली डेविड साहब और एक बगदादी का, बगदादी ज्यूस थे, वो कलकत्ता में आए, तो वो लोग दो ग्रुप आया था। एक बेने इजराइल ग्रुप, जो बॉम्बे में, सूरत में उन लोग का बिजनेस हुआ करता था, और एक बगदादी ज्यूस, वो लोग कलकत्ता में आए थे। वहां पे एक ऑर्केस्ट्रा में एक मैंडलिन बजाते थे, उनका नाम अब्दुल रहीम, ओ। अब्दुल रहीम। ओ। फिर बाद में वहां से वो बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे। तो ओके। डेविड साहब और अब्दुल रहीम, ये दोनों मैंडलिन स्टार्ट किया बोल सकते हैं इंडस्ट्री में। शंकर जय किशन, फिर हाँ। उसके पहले, शंकर जय किशन के पहले अगर देखेंगे कि वो पंकज मल्लिक, आरसी बुराल, इन ओ। लोग के साथ भी वो लोग काम करते थे। धीरे धीरे शंकर जयकिशन, सलील दा, इनके साथ वो दोनों स्टार्ट किया। राइट। अब्दुल रहीम की मैंने जो डिटेल देखा है, उन्होंने 1955 तक उन्होंने काम किया, 1930 टू 1955 तक मैंडलिन में काम किया। और डेविड साहब उसके बाद में भी काफी रिकॉर्डिंग बजा, बहुत अच्छे प्लेयर थे। आज भी मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि उनकी दोनों बेटी के साथ मेरा कांटेक्ट है। दे आर सेटल इन इजराइल, लेकिन उनके साथ मेरा अभी भी कांटेक्ट, क्योंकि उन्होंने सामने से मुझे कांटेक्ट किया। मैं किसी प्रोग्राम में डेविड साहब के बारे में कहा था, तो हाँ। वो वीडियो उन्होंने देख के मुझे ओ। कांटेक्ट किया, बोला आपने मेरे पिताजी के बारे में ऐसा बोला, थैंक यू वेरी मच, ऐसा उन्होंने किया। राइट। फिर राइट। बाद में लक्ष्मीकांत जी, एंड देन परशुराम जी, फिर और भी बहुत सारे मैंडलिन प्लेयर आए। फिर किशोर भाई आए, बिल्कुल हम्म। बहुत सीनियर म्यूजिशियन। फिर रवि सुंदरम, शैलू भाई, शैलू जी तो, मैं तो पहली बार जब शैलू जी का सुना, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया था। मेमो स्टूडियो में मैंने सुना था, आनंद बुलंद की रिकॉर्डिंग में। ओ। फिर सज्जाद हुसैन साहब, हाँ, सज्जाद हुसैन साहब, वो भी बहुत अच्छा, उन्होंने तो मैंडलिन को
इंडियन क्लासिकल में स्टेब्लिश करने के लिए बहुत कोशिश किया था। वो बहुत खुद खुद एक बहुत अच्छे प्लेयर। लेकिन इंडियन क्लासिकल में इसका, आई डोंट नो, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल में उतना एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। जो साउथ इंडिया मतलब कर्नाटक म्यूजिक में इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यू श्रीनिवास ने किया था, वो आज बहुत पॉपुलर है वहां पे। लेकिन वो इलेक्ट्रिक मैंडलिन है। लेकिन हम लोग जो एक्चुअल मैंडलिन अकोस्टिक मैंडलिन बजाते हैं, वो पूरा बॉलीवुड में उसका ज्यादा यूज हुआ। हाँ। एक से एक गाने में, एक से एक हिट गाने में मैंडलिन पार्ट रहा है। मैं राइट। मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा अच्छा मैंडलिन पार्ट लोगों ने बजा के। दादा, आपने भी बहुत सारे सुपरहिट गानों में मैंडोलिन बजाए हैं, बजाया है। थोड़ा बहुत बजाया। PDLJ। डीडीएलजे का गाना मैं बताता हूँ। मैं जब पहला पंचमदा के साथ काम किया, उसके बाद पंचमदा का उस टाइम, ये मेरा नसीब बोल सकते हैं कि उस टाइम पंचमदा का काम थोड़ा कम हो गया था। 89 में उनके साथ मैंने शुरू किया, 94 में तो चले गए। हम्म। जो भी उनका गाना था उसमें से दो तीन गाना जिसमें मैं मैंडलिन, मतलब थोड़ा गाना पॉपुलर है, जैसे अ, तुमसे मिलके जो गाना है ना, उसमें मैंडलिन का छोटा छोटा पार्ट है, मतलब पियानो के साथ। ओके। जैसे स्टार्टिंग का पार्ट है ना, जैसे तो ये स्टार्टिंग में पियानो, मैंडलिन, गिटार सब साथ में है, लेकिन पियानो प्रोमिनेंट लगा था। पंचम दा खुद रिकॉर्डिंग करते थे तो पियानो प्रोमिनेंट। फिर म्यूजिक के एंड पार्ट ऐसा कुछ छोटा 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 छोटे चीज था छोटे वो फ्रेज। ये गाने में, यस। लेकिन उसमें और एक गाना था जो प्यार के मोड़ पे, उसमें वो गाने में मैंडलिन बहुत प्रोमिनेंट था। ऐसा कुछ, वाह, नाइस। ये छोटा छोटा पीस था मैंडलिन का। फिर एक वो गुरुदेव नाम का एक पिक्चर आया था, उसके अंदर जयपुर से निकली गाड़ी एक गाना हिट हुआ हाँ, था। ये श्रीदेवी एंड। हाँ हाँ, उसमें भी मैंडलिन का काफी यूज हुआ था उसमें, अच्छा। हाँ। उसमें ओके। भी मैं, वो रिकॉर्डिंग में भी मैं था। ओके। फिर धीरे धीरे हम मनोहरी दा उस टाइम उत्तम जी के साथ भी रेगुलर काम करते थे। हाँ तो पंचमदा के पास मनोहरी दा नहीं लेके गए मुझे, मनोहरी दा से इंट्रोड्यूस किया करवाया था जी। छाया गांगुली जी ने। छाया जी आप जानते होंगे, बहुत अच्छी सिंगर रही। उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था गमन पिक्चर के लिए। तो जी। छाया छाया जी मुझे मनोहरी दा से इंट्रोड्यूस किया था। वाह। मनोहरी दा मेरा सुनने के बाद पंचमदा पे जाके कहा, तो वहीं से पंचमदा के वहाँ मुझे बुलावा आता था। फिर उत्तम जी के वहाँ मनोहरी दा ने कहा कि एक लड़का बॉम्बे से आया है, उनको देखो तुम बुलाओ। तो उत्तम जी के साथ मैंने कुछ काम, मैंने प्यार किया जो पिक्चर था उसमें बजाया। ओ वो दैट वाज माय माय फर्स्ट फिल्म मन मन गॉड। उत्तम जी के साथ। 89 में वो पिक्चर बनी थी, माय गॉड। मैंने प्यार वाह। किया। फिर बिल्कुल। उसके बाद उत्तम जी के पास और भी काम होता था, मराठी गाने, मराठी, क्योंकि राम लक्ष्मण का म्यूजिक डायरेक्टर का वो अरेंजमेंट उत्तम जी करते थे। ओके। हाँ। ओके। फिर जतिन ललित स्टार्ट हुआ। हाँ। बबलू दा जो पंचम दा के अरेंजर थे, वो बबलू दा जतिन ललित के अरेंजमेंट करने लगे। ओ। तो मोस्टली पंचम दा के जितने म्यूजिशियन थे सबको जतिन ललित के रिकॉर्डिंग में बुलाया। ओके। तो मुझे भी वहां पे मैंडलिन का जब भी काम होता था मुझे बुलावा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर थे वो प्यारे, ये पंचमदा के जो कोऑर्डिनेटर थे, म्यूजिशियन को जो कोऑर्डिनेट करते थे, वो जी। भी वही जतिन ललित का भी कोऑर्डिनेटर थे। तो सबका नंबर उनके पास था। और उस टाइम तो फोन, मतलब लैंडलाइन, मेरे पास फोन नहीं था, मेरा कोई एक जगह का नंबर रखा था, वो नंबर पे वो फोन आता था, मैं वहां से मैसेज लेता था। राइट। तो जतिन ललित का उस टाइम बहुत सारा, क्योंकि उनका पहला फिल्म था खिलाड़ी, आपको पता होगा, खिलाड़ी में भी बजाया, लेकिन वो गाना हिट हुआ। फिर बाद में एक के बाद उनको पिक्चर आने लगा। और जी। मुझे याद है डीडीएल जो बोलिए या कभी खुशी कभी गम बोलिए, कुछ कुछ होता है, ये सारा पिक्चर रिकॉर्डिंग हुआ था उधर। फिर वो मोहब्बतें भी, ये सारा रिकॉर्डिंग हुआ था वेस्टर्न आउटब्रेक स्टूडियो था टाउन में। ओके। हाँ, ये बॉम्बे में। अभी वो बंद हो गया। फ्लोरा फाउंटेन से अंदर जाके ही वो स्टूडियो था। तो वो स्टूडियो में रेगुलर रिकॉर्डिंग होता था। जैसे ये जो गाना है ना, ये तो बहुत अच्छा गाना। वाह। मॉरिशस।
Unbelievable. तुम सबने दिखाए। ये गाना था। फिर वो मेहंदी लगा के, My God. ये गाने में मैं बेंजो में था, टेनर बेंजो की इंस्ट्रूमेंट था। Okay. Okay. और बाकी तीन मैंडलिन प्लेयर अलग थे, और Okay. बेंजो, ये टोटल साउंड था। फिर फिर वो भी, What a treat. ये Good. सब स्टोर बजाया था। Wow, wow. And it seems it was Aditya Chopra's idea to have, I think he liked mandolin a lot. And आदित्य चोपड़ा का एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। हाँ, डिडेल जी का ही गाना था, वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, आशा जी का ही गाना था। उसमें ना एक गाने के पीछे एक ट्रेमेलो था। हम लोग तीन या चार मैंडलिन का ट्रेमेलो था कुछ। जरा सा झूम लूं मैं। शायद शायद उस शायद आशा जी का शायद वही गाना है उसमें। शायद उसके पीछे कुछ है क्या, मुझे वो गाना भी याद नहीं आ रहा। मैं बता सकता हूँ कौन सा गाना, लेकिन उसमें ये था, ये ट्रेमेलो रखा था। ये हम लोग तीनों या चार मैंडलिन पे सब लोग, हम लोग एक एक ही ओनिशन लेवल में, फर्स्ट सेकंड नोट था, लेकिन वॉल्यूम लेवल इतने सेम लेवल में बजा। आदित्य चोपड़ा वहां बैठे थे, उन्होंने सुन के बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फेड इन फेड आउट चाहिए। जो उन्होंने उस टाइम स्टडी किया था कि जो वेस्टर्न क्लासिकल में मैंडलिन बजता है ना, उसका एक्सप्रेशन होता है वेस्टर्न क्लासिकल में, वो पीसेस के नीचे एक्सप्रेशन लिखा रहता है। एक पूरा स्कोर लिखा रहता है, उसके अंदर एक्सप्रेशन का वर्ड लिखा रहता है, एक मार्किंग रहता है कि Yeah. कहीं सॉफ्ट करना है, कभी अटक करना है, कभी लाउड करना है। तो उन्होंने कहा था मुझे वो एक्सप्रेशन चाहिए, सॉफ्ट टू लाउड। तो कैसा, Oh. तो हम लोगों ने ऐसे बजा के सुना, उनको बहुत पसंद आया, बोले यही चीज चाहिए। और बाद में वो रिकॉर्ड हुआ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, एज ए डायरेक्ट, ये अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर या कोई म्यूजिशियन कहते तो ठीक है। नॉर्मल लग। लेकिन एज ए, हाँ वो तो नॉर्मल, ठीक है, उन्होंने स्टडी किया होगा, लेकिन उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने वो स्टडी करके हमें बताया कि ऐसा करना है, तो हमने वो किया। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि ये स्टडी करते हैं, मतलब इतना स्टडी। सोच उनका क्या। भी सेंस ऑफ म्यूजिक इतना स्ट्रांग है। एंड करेक्ट। क्योंकि उस टाइम फिर वही बोल रहा हूँ, गूगल नहीं था। वो उन्होंने वर्ल्ड टूर करके कहीं जाके उन्होंने सुना होगा, वो फॉरेन में कहीं वो सिम्फनी सुना होगा, तो उनके दिमाग में, या कोई रिकॉर्ड सुना होगा, तो उनके दिमाग में वो बैठा था, और उन्होंने वहां पे उन्होंने कहा था, हमें इंस्ट्रक्शन दिया था कि ऐसा कीजिए। वाह, वाह। ये बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ था, वो फिल्म मुझे याद नहीं है, देवानंद जी का लास्ट फिल्म था। और हम लोग जब म्यूजिक मैंडलिन डब कर रहे थे, इट वाज अ ग्रुप ऑफ मैंडलिन, कुछ चार पांच मैंडलिन, गिटार, और ये हुआ था ये इसमें अंधेरी में एक स्टूडियो में, जो अभी वो स्टूडियो छोटा हो गया, बहुत बड़ा स्टूडियो था। तो देवानंद साहब आके हमारे सामने बैठे, एकदम हम लोग ऐसे बैठे, एकदम सामने बैठे, बोले मैंडलिन इज माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, आप लोग क्या बजे ना, मुझे सुनना है, चलिए सुनाइए, आप घबराइए मत, बजाइए, मुझे इतना मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं सुनने के लिए आया। तो सामने बैठ के हमारा पार्ट सुना, फिर रिकॉर्डिंग में अंदर गए। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये लोग इतने बड़े ऐसे नहीं हुए, उन लोगों ने म्यूजिक, फिल्म, डायरेक्शन, एक्टिंग, सब कुछ स्टडी किया है, स्टडी किया है। एक्चुअली, या इट लुक्स सो एफर्टलेस ना, कि हमको लगता है कि सब लोग तो हैं उनको हेल्प नहीं करने, नहीं नहीं, पूरा उसके पीछे टेक्नीशियंस का बहुत टीम है, बट बहुत बड़ा डेडिकेशन दे, मतलब बोलते हैं ना कि कोई आदमी अगर बड़ा होता है, ऐसे नहीं होता है, उनके पीछे बहुत सारा स्टडी रहता है, डेडिकेशन रहता है, बहुत मेहनत रहता है, फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद तो है ही, तो ये बहुत जरूरी है। वाह, या, फिर बाद में मेरा एक गाना, ये गाना बहुत हिट यस। हुआ, 2017 का, पर ऊपर हिट है। हाँ।
मजा मजा आ गया। ये हुआ। ओह माय गॉड, वाओ। मिला बहुत सारे अच्छे गाने में, जैसे एक मराठी एल्बम है हम्म। जो बहुत हिट हुआ था, वो भी 90s में रिकॉर्ड हुआ था। उसका नाम था ऋतु हिरवा। अच्छा। उसके अंदर बहुत सारे गाने में बजाया था, लेकिन एक गाना बहुत हिट हुआ था उसका, एक जो कोड़ा बजाता हूँ। ऐसा गाना है, आशा जी का गाना, फूलेले रे क्षण माझे रे फुलले। बहुत हिट हुआ था वो गाना। फिर हाँ। उसके अंदर और भी दो तीन गाना, घने रानी, सब गाना बहुत हिट हुआ था। ये 90s की बात है, 90s में रिकॉर्ड हुआ था। बट हाउ डज इट फील जब एक गाना सुपर हिट होता है और एंड यू नो दैट यू हैव बीन पार्ट, यू आर पार्ट ऑफ इट, डज इट मेक यू फील डिफरेंट, एनी ऑफ डिफरेंट? कोर्स डिफरेंट लगता ही है, डेफिनेटली, बट 1% ऐसा लगता है पहले। आज तो फिर भी क्रेडिट में नाम आता है, हाँ। लेकिन पहले बिल्कुल नाम नहीं आता। सो ये थोड़ा सा एक फील होता है। ऋतु हिरवा का जिनको मालूम है वो जानते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम रिकॉर्ड में नाम नहीं हुआ करता। फिल्म में भी म्यूजिशियन का नाम नहीं हुआ करता। इतना मेहनत करते हैं म्यूजिशियन, मैं बोल रहा हूँ। राइट। सारे म्यूजिशियन स्टेज पर भी बजाते होंगे, फिल्म में बैकग्राउंड में बजाते होंगे, फिल्म में एक एक से एक गाना हिट हुआ है, लेकिन उनका नाम बिल्कुल नहीं हुआ। आज थोड़ा सा यूट्यूब में क्रेडिट्स में नाम आता है। हम्म। अ, ये एक चीज हम अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलिए या इंडियन म्यूजिक में जो चीज है, मुझे ये एक चीज मुझे फील होता है, क्योंकि म्यूजिशियन को जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए हाँ। वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। सो ट्रू। ये बहुत, मैं आपको बताता हूँ, ये गाने का जो पीस डेविड साहब ने बजाया था ना, द सो डिफिकल्ट पार्ट। हाँ, लॉट की। इसके जो मतलब म्यूजिक के बाद जो एक मैंड्रिन का सो डिफिकल्ट पार्ट, उन्होंने इतना अच्छा पीस बजा के, और लाइव, हाँ, लाइव कम से कम 150 म्यूजिशियन होंगे उनके साथ ये बजा के गए। और उनका कहीं भी नाम नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है। तो ऐसा, हम मैं इसलिए, मैं जब एक मेरा प्रोग्राम है स्ट्रिंग्स ऑफ जॉय, जिसके अंदर मैं सारा, मेरे पास और भी थोड़ा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे रबाब है, मर्लिन है, चरांगो है। ओह। मैं कलेक्शन किया है, सब अलग अलग कंट्री का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। जैसे चरांगो वो साउथ अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट है, मर्लिन कनाडा का इंस्ट्रूमेंट है, रबाब अफगानिस्तान का है, साज है वो टर्की का है, बजुकी है वो भी टर्की से। तो ये सारा इंस्ट्रूमेंट लेके मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिसका नाम स्ट्रिंग्स ऑफ जॉय। ओह। उसमें, हाँ, उसमें मैं इन सारे म्यूजिशियन जो मैंडलिन, मैं मोस्टली मैंडलिन एंड इंस्ट्रूमेंट बेस्ड प्रोग्राम करता हूँ। मैंडलिन मेन हो जाता है कि मैंडलिन के बहुत सारे गाने है अपनी इंडस्ट्री में। चरांगो उस टाइम नहीं था, इसलिए चरांगो का गाना नहीं है, मैं कुछ बजाता हूँ चरांगो में। या बजुकी भी उस टाइम उतना नहीं था अपनी इंडस्ट्री में प्लेयर। आज बजुकी प्लेयर है, आज साज प्लेयर है। रबाब था उस टाइम, रबाब काफी गाने में यूज हुआ है। आप। मिस्किन खान ना, काफी गाने में यूज हुआ, मिस्किन खान साहब ने वो बजाया था, ऐ मेरे प्यारे वतन। फिर उनका बेटा फारूक भाई ने यारी है ईमन मेरा उसमें बजाया, और भी काफी सारे गाने में बजाया। हम्म। तो इन लोगों का नाम लेके मैं परफॉर्म भी करता हूँ, थोड़ा उनको भी क्रेडिट, मतलब मैं पब्लिक से शेयर करता हूँ वाओ। कि ये सब गाने में ये लोगों ने बजाया, उनको कोई नहीं जानता, उनका नाम आना चाहिए, आई आना चाहिए। आई अग्री दादा। एक गाना जो इतने दिलों को छूता है, किसी को रुलाता है, हंसाता है, किसी को बिल्कुल, नचवाता है, सबकी शादियों में, संगीत में, घर में बर्थडे सेलिब्रेशन है, गानों के बगैर अधूरा है कोई भी बिल्कुल, सेलिब्रेशन। बिल्कुल। तो ये इतने पैमाने पर जो चीज सब कुछ छू रही है, वो किसने बनाई और कितनी मेहनत से वो बनती है, ये Exactly. इसका क्रेडिट होना चाहिए, रिकग्निशन होना चाहिए। अभी ये गाना आप सुनिए, आप म्यूजिक सुनने से आपको पता चल जाएगा कौन सा गाना है। ये रातें, ये रातें, ये ये मौत। मैंडलिन पीस से आपने ये गाना पहचान लिया, ठीक है।
गाना किसने गाया? आप एक चांस में बताएंगे, किशोर किशोर। एंड लता जी, हम्म। बराबर है? ये रातें। हाँ। उसके बाद ये मैंडलिन पढ़ा है। हम्म। So, अब ये गाने में मैंडलिन किसने बजाया, किसको पता नहीं। हमें पता है, हम क्योंकि मैंडलिन बजाते हैं। इसमें लक्ष्मीकांत जी ने मैंडलिन बजाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जो लक्ष्मीकांत जी पहले एज ए मैंडलिन प्लेयर इंडस्ट्री में काम करते, रेगुलर बजाते थे। बहुत सारे गाने में उनका बजाया हुआ है मैंडलिन। सलिल के साथ काम करते थे, हेमंत कुमार के रिकॉर्डिंग में। फिर एस डी वर्मन के काफी सारे गाने में उनका बजाया हुआ है। ओ। जो वो गाना है ना, खोया खोया चांद, उसमें मैंडलिन लक्ष्मीकांत जी का बजाया हुआ है। बहुत सारे गाने में उनका, हिट हिट गाने में उनका मैंडलिन बजाया है। फिर बाद में लक्ष्मीकांत जी और प्यारे भाई दोनों म्यूजिक डायरेक्टर, बन। एज एन अरेंजर काम किया, फिर म्यूजिक डायरेक्शन में चले गए। राइट, राइट। तो उस टाइम लक्ष्मीकांत, आज अगर हम बोले कि लक्ष्मीकांत जी ने ये गाने में मैंडलिन बजाया, लोग बोलते हैं, अरे बाप रे, क्या? हमें तो पता नहीं, पता ही नहीं है, हमें राइट। तो पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं पता। तो ये ये एक मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक में अच्छा भी है शायद, मतलब फिल्म म्यूजिक की बात करो, जी ये हाँ। भी एक पार्ट है कि जिसको कॉग्निशन म्यूजिशियन को जितना मिलना चाहिए। अपॉन दिस अभी, क्योंकि ये गाने यूट्यूब वगैरह में होते हैं और हम्म। अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनीज दे अपलोड द वीडियोस, मे बी हम्म। दे शुड पुट क्रेडिट रोल में बट म्यूजिशियन। हाउ दे कैन, दे हैव नो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना। ठीक वो नहीं। हमारे पास, हम लोग हमारे सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन के थ्रू हम लोग जानते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है ना कि ये गाने में इन्होंने ही बजाया। आज जैसे अगर जितना दिन मेरे रश के कमर रहेगा उसमें क्रेडिट में मेरा नाम है। हम्म। आज वो जो बाद में एक गाना आया, चक चका चक, एक गाना आया था रहमान साहब का, उसके अंदर दो तरह मैंने बजा, वो है उसमें नाम है। तो हम्म। वो रहेगा, यूट्यूब अगर जब तक रहेंगे तब तक उसमें क्रेडिट में नाम है। लेकिन ये सब गाना तो पहले हो चुका है, उसमें तो कोई कोई रिकॉर्ड नहीं है। आ कोई रिकॉर्ड नहीं है, ट्रू। फोटोज नहीं है। आज डेविड साहब का, मैंने मेरा जो मैंडलिन फेस्टिवल किया था, या मैंडलिन का मेरा एक स्टूडेंट लोगों को लेके मैंडलिन ऑर्केस्ट्रा किया था, उसमें मैंने उनके बेटी से, उन्होंने बाइट दिया था वहां से, इसराइल से, वीडियो बाइट देके मुझे भेजा था। मैंने वो प्ले भी किया था पब्लिक के सामने। उनके पास मैंने मांगा था कि डू यू हैव एनी वीडियो ऑफ डेविड साहब और एनी फोटोग्राफ। फोटोग्राफ उन्होंने चार पांच फोटोग्राफ मुझे भेजा था। बोला, आई एम सॉरी प्रदीप, तो वी डोंट हैव एनी वीडियो ऑफ माय पापा, बिकॉज उस टाइम वीडियो होता ही नहीं था। उस हम्म। टाइम वीडियोग्राफी कहाँ, फिल्म में ही होता था। पर आज जैसे मोबाइल में हम वीडियो करते हैं, हाँ। वैसा तो था ही नहीं ना। आई तो नहीं। उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी प्रदीप, तो वी डोंट हैव एनी वीडियो ऑफ माय पापा। तो ऐसा है, तो अभी हमको बोलना पड़ता है कि ये डेविड साहब का बजाया हुआ। हलाकू जो फिल्म बने थे उसमें डेविड साहब एंड परशुराम जी ऐसे ऐसे पीस बजाए हुए दोनों ने मिलके एक एक गाने में, कि पूछिए मत, ऐसा मैंडलिन बजा के गए। लेकिन ठीक है, उनको हम लोग जानते हैं। जब मैं, मेरा जो भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, मैं उनमें उनका शेयर करता हूँ पब्लिक के सामने। अभी अभी एक फेस्टिवल हुआ, कलाकुष्ठ म्यूजिक फेस्टिवल हुआ, बहुत अच्छा म्यूजिक फेस्टिवल हुआ। यस। वहां पे मुझे उन्होंने बुलाया था मेरा स्प्रिंग सब जो है कि, वहां भी मैंने, जो भी ऑडियंस था उनके साथ मैंने ये सारी बात शेयर की। वाओ, सो नाइस। कम से कम थोड़ा बहुत तो इतिहास पास ऑन होगा इस तरह से। होना दैट्स ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्रेडिट मिलना ही चाहिए म्यूजिशियन को। आज किशोर देसाई, किशोर भाई, मैं किशोर भाई को इतना, मैं, मेरा उनके लिए मेरा इतना आदर है, इतना सम्मान है। आज ही इज 85 years old। उन्होंने ऐसे ऐसे गाने में बजाया, इतना अच्छा पीसेस उन्होंने बजाया, इतना फील के साथ बजाया उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे पीसेस बजाया। ठीक है, आज इस एज में, वो बीच में बीमार भी थे, मैं हॉस्पिटल में गया भी था, बस नाउ ही इज ओके। तो आज भी बजाते हैं, इस एज में भी वो मैंडलिन लेके बैठते हैं। और मेरे पास कभी कभी फोन भी आता है, मैं भी करता हूँ। तो आज भी वो मैंडलिन के बारे में बात करते हैं, बहुत खुश होते हैं। और
मैंडलिन ही एक इंस्ट्रूमेंट जो उनको फिर से मतलब स्वस्थ करके घर में लाए। दैट्स ट्रू। Wow, wonderful. ये है। It's so nice. But you have a, मतलब you are in touch with people who are with mandolin और जिन्होंने, तो दादा आप और कोई इंस्ट्रूमेंट अभी हमको दिखाने वाले हैं, since you play so many of them. अभी तो मेरे सामने तो मैंडलिन ही है। तो एक काम करते हैं, मेरा अभी एक दो स्ट्रिंग्स ऑफ जॉय प्रोग्राम आने वाला है, मैं आपके पास से वो शेयर करता हूँ आप फ्यूचर में। आप Yes. जरूर आप आपके ऑडियंस को बोलिए कि प्रोग्राम देखें, या तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, मेरा स्ट्रिंग्स ऑफ जॉय का कुछ वीडियोस है, वो देखें। अभी अभी मेरे सामने नहीं है। So तो Strings of Joy is a concert. It's a इट्स music. इट इज अ कंसेप्ट, ऑल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, Oh, मतलब all with all string instrument I perform in okay. front of the audience and they used to sing with me। audience, आपको क्या बताओ, ऑडियंस मेरे साथ गाते हैं। और उसमें हर किस्म का प्रोग्राम, मैं थोड़ा सा मैंडलिन, हाउ मैंडलिन Hmm. इवॉल्व एंड हाउ इट केम टू इंडिया, उसके साथ कैसे कैसे थोड़ा कॉम्बिनेशन करके एक प्रोग्राम करता हूँ। फिर मैंडलिन, प्रोमिनेंट मैंडलिन जो जो गाने में बजा, मैं वो पीस बजा के सुनाता हूँ। लोग गाना, जैसे अभी आपको ये पीस बजाया, आपने गाना पहचान लिया। अब एक ये पीस बोलिए, गाना कोई भी बजा। मैंडलिन से स्टार्ट है। अरे वाह, क्या बात है। ये स्टार्ट से मैंडलिन से। फिर वो गाना, ये हेमंत कुमार का, हाँ, वो जो गाना, कहीं कहीं दीप जले कहीं दूर, कहीं। उसका भी स्टार्टिंग मैंडलिन से है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसका स्टार्टिंग ही मैंडलिन है। फिर और भी गाने हैं, जैसे ये म्यूजिक जो ये रात ये मौसम का बजाया। यस। फिर और हाँ, ये फेमस गाना है। किशोर कुमार साहब, तुम बिन कहीं। ये स्टार्टिंग मैंडलिन से। ऐसे कितने गाने हैं जिसका स्टार्टिंग मैंडलिन से है, और So वो गाना म्यूजिक आते ही आप समझ जाते हैं कि कौन सा गाना। वाओ। तो ये आज मैं आप, लाइव परफॉर्म करता हूँ। आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि कितना इम्पैक्ट है मैंडोलिन का या एक यस, इंस्ट्रूमेंट का एक गाने में। करेक्ट, बहुत। वाह। और ये सब आप लाइव परफॉर्म करते हैं और लाइव ऑडियंस परफॉर्म, साथ में गाती है। ऑडियंस साथ में, मैं तो हैरान हो जाता हूँ, ऑडियंस को बोलना नहीं पड़ता है। मैं यो डन 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 डन, तुम पूरा ऑडियंस साथ में गाते, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं बोला क्या बात। आई मीन ऑडियंस के लिए भी सच अ प्रिविलेज कि हमको प्रदीप तो दादा के साथ गाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, ये सब एंजॉय करना म्यूजिक। मैं तो बोलता हूँ म्यूजिक करेंगे तो आप, मतलब कोई भी आप गाइए, आप म्यूजिक को सुनिए, तो आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आप मतलब फिजिकली आप फिट रहेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ योगा, इट्स अ पार्ट ऑफ योगा। आई एग्री। क्योंकि आप जब म्यूजिक सुनेंगे या म्यूजिक करेंगे, गाएंगे या बजाएंगे, तो आपको 100% कंसंट्रेशन चाहिए। 99 में भी नहीं चलेगा। परफेक्ट कंसंट्रेशन के साथ ही आप गा सकते, बजा सकते या सुन सकते। तो दिस इज अ, योगा में भी आपको कंसंट्रेशन ही चाहिए। तो इट्स अ पार्ट ऑफ योगा। आज तो म्यूजिक थेरेपी बहुत कुछ हो रहा है, म्यूजिक के ऊपर बहुत सारे थेरेपी हो रहा है। राइट राइट। म्यूजिक, दादा डू यू ऑल्सो टीच? यस, आई टीच मीन्स, मैं, मेरे पास कुछ लोग जो सिंसियरली मैंडलिन सीखना चाहते हैं, उनको ही मैं सिखाता हूँ। इसके अंदर यूएस में भी दो तीन लोग हैं जो लोग ऑनलाइन सीखते हैं मेरे पास, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अरे जर्मनी में हैं, यस, एंड वाह। इंडिया में भी तीन चार डॉक्टर मेरे पास सीखता है। एंड दे आर वेरी बिजी डॉक्टर। एक दिल्ली में बहुत फेमस डॉक्टर है अपोलो हॉस्पिटल में, फिर बॉम्बे में एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, हाँ,
एक डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर, शी इज इन कांगड़ा, हिमाचल, ओह। वहां से सीखती है इन मैंडलिन। वो, ये डॉक्टर लोग मुझे क्या बोलते कहते हैं मालूम है, कि हम लोग इतना स्ट्रेस में रहता है, कभी ऑपरेशन रहा, कितने पेशेंट रहा। एक डॉक्टर है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो कैलकाटा में रहता है, वो भी मेरे पास है। तो बोलते हैं हमारा जब पूरा दिन काम करने के बाद जब घर में आके 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा मैंडलिन बजाता हूँ, पूरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। वो दो लोग बोलते हैं। वाओ। तो ऐसा वेरी लिमिटेड स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा कोई क्लासेस वगैरह नहीं है। मैं ऑनलाइन में 1 to 1 कुछ करता हूँ, जो रियल इंटरेस्टेड है उनको ही करता वाओ, सो नाइस। सो वो एक गुरु शिष्य परंपरा, और वो ज्ञान जितना देते हैं उतना, आई थिंक वी ऑल्सो फील। हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक 7th स्टैंडर्ड की एक लड़की है, उस शी इज स्टेइंग एट ताइवान। ताइवान में बॉर्न एंड बॉट अप इन ताइवान एक्चुअली। वो 7th स्टैंडर्ड में है, शी इज लर्निंग, शी इज प्लेइंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड एक आदमी जिनको आप भी शायद जानते होंगे, ही इज 83 years ओल्ड, महेश रथ जी। श्रफ ही स्टेज इन बॉम्बे। उनका 83 84 years ओल्ड, इतना एज में भी ही इज सो इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग मैंडलिन। आज भी मैंडलिन कुछ होता है तो पूछता है कि मुझे ये गाने का स्केल क्या है नहीं। तो ये मुझे अच्छा लगता है, जो रियल रियल जो मतलब इंटरेस्ट लेके जो सीखते हैं ना, उनको मैं थोड़ा बहुत मतलब दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। बट अदरवाइज the age range, 7 year old and 83 years old. But the main thing is interest. इंटरेस्ट, मेन थिंग इज इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं भाई, आप दूसरे किसी के पास जाओ, क्योंकि टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा टाइम पास के लिए सीखेंगे But तो how do you select then कि इनको interest है? मैं देख लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि रियल इंटरेस्ट, क्योंकि एक दो लेसन अगर रिटर्न आ जाता है ना, तो समझ जाता हूँ कि इंटरेस्ट। Oh. जो मेरे गुरुजी के जो पॉलिसी था, वही पॉलिसी मैंने भी अपनाया है। कि मुझे जैसे गुरुजी बोलते थे, तू अगर ये प्रैक्टिस करके नहीं आएगा तो तुझे दूसरा लेसन नहीं मिलेगा, वापस जाना है। Right. तो इसलिए मैं 8 घंटा प्रैक्टिस करके वो लेसन लेके जा, रेडी करके लेके जा रहा। तो मैं भी वही पॉलिसी रखा है भाई, रिटर्न दो, तुमको जो दे रहा हूँ प्रैक्टिस करके मुझे बताओ कि तुम प्रैक्टिस करो सिंसियरली। हाँ, अभी समझिए कोई एक बहुत डॉक्टर है जिनके पास शायद उतना टाइम नहीं है, उतना नहीं कर पाते, सुबह से शाम तक ओटी रहता है, ऑपरेशन रहता है, जो भी बिजी रहते होंगे, उनको थोड़ा सा मैं करता हूँ। फिर भी देखता हूँ उनका कितना इंटरेस्ट है, फिर भी उन लोग का इंटरेस्ट है, फिर भी वो करते हैं, उसके बावजूद भी वो टाइम देते हैं। कभी कोई ऐसे उटपटांग रिक्वेस्ट आपको आई हो किसी उटपटांग रिक्वेस्ट तो आज की बात है। आज सुबह एक किसी का मैसेज आया मुझे, नंबर, डायरेक्ट नंबर आया व्हाट्सएप पे। उन्होंने कहीं से मेरा नंबर मिला होगा। हम्म, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया, क्या पूछा उन्होंने कि दादा, एक गाना मैंडलिन में कितना जल्दी सीख सकता हूं मैं? हम्म, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं किया। एक गाना कितना जल्दी मैं सीख सकता हूँ मैंडलिन में, मैं कितना जल्दी बजा सकता हूँ? हम्म। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, ये गाना आपको बजाने के लिए 4 साल लगेगा। वो घबरा गए, वो फिर रिप्लाई किया, नहीं समझा नहीं, 4 साल? यस, अगर 4 साल आप मेहनत करेंगे, मैं जानबूझकर 4 साल बोला क्योंकि ये कोई सवाल नहीं होता। फिर मैंने उनको बोला कि ये इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका कितना डेडिकेशन है, आपका म्यूजिक नॉलेज कितना है, म्यूजिक का ताल सेंस जो है ना, रिदम सेंस, वो आपको है क्या नहीं है, सुर का सेंस कितना है, ये सारा चीज मायने रखता है। ये अगर है तो ही आप म्यूजिक कर सकते हैं। दादा जी, एक बात तो मैं कहूंगा, शायद ये एपिसोड दूसरे आर्टिस्ट भी सुनेंगे या देखेंगे तो वो भी मानेंगे, कोई आदमी के अंदर अगर ताल सेंस नहीं रहेगा ना, बिट्स, तो वो म्यूजिक नहीं कर पाएगा। अच्छा। यस। आपका एक्सपीरियंस है क्या नहीं, कि हमारा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में ऐसे परफॉर्म करते हुए देखा, सामने कोई बैठे है ना, हम लोग एक गाना समझो कहरबा में बजा रहे हैं, वो कुछ अलग ही बीट पे हाथ ताली दे रहा है, मतलब वो ताल में है ही नहीं। हम अगर समझो, "ए रातों माना, ये नयन डरे डरे", और वो क्या कर रहे हैं, ये नयन डरे डरे, कुछ हम्म, भी अलग जगह पे टेम्पो दे रहे हैं। वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वही आ रहा है,
ऑफ बीट बजाना या अलग ताल, ऑफ बीट नहीं, इसको ऑफ बीट नहीं बोलेंगे, इसको बेताला बोलेंगे। तो हाँ। वो आदमी, भले बहुत कम ही मिलता है, लेकिन वो आदमी कभी भी म्यूजिक करेंगे तो म्यूजिक नहीं कर पाएंगे। ताल अगर आपके अंदर नहीं है, बीट सेंस अगर नहीं है, तो कभी म्यूजिक नहीं कर सकते। और ताल ये जो चीज है ना, ऊपर वाला दे के भेजता है, अगर उन्होंने नहीं दिया तो कभी आप सीख नहीं सकते, ये चीज है। तो म्यूजिक करने के लिए ताल का सेंस होना चाहिए, फिर बाद में सुर का सेंस होना चाहिए। खैर सुर तो आप प्रैक्टिस करके सीख के, वो साथ इसको बोलते हैं, रे किसको बोलते हैं, सीख के आप एक पर्सन सीख सकते हैं। सुर के ऊपर बहुत सारे पलटा है, स्केल है, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ताल जो ज्ञान है ना, वो आपको लेके आना पड़ेगा। वो अगर नहीं है तो म्यूजिक नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है उनको म्यूजिक करना। मैंने देखा है ये, जिनके पास रिदम सेंस नहीं है उनको म्यूजिक करना बहुत बहुत मुश्किल है। कितनी तो इम्पोर्टेंट ये बात आपने बता दी एकदम, मतलब। बहुत बहुत गहरी, मतलब ये मैं स्टडी किया है कि मैं हम्म। देखा है जिनके पास रिदम सेंस नहीं ना, उनको आप कितना भी कोशिश कीजिए, वो ताल गलत बजाएगा ही। कितना भी आप उनके सामने सही गाना बजाइए, वो ताल बजा ही नहीं सकते सही। तो ये ऐसे लोगों को म्यूजिक करना मुश्किल है। तो दादा, आप म्यूजिक कंडक्ट भी करते हैं तो मतलब बिकॉज व्हेन यू प्ले मैंडोलिन तो नेचुरली योर entire interest and practice is for mandolin, जबकि म्यूजिक कंडक्ट करने के लिए you need vast knowledge. हम्म। So how did this happen? ये देखिए, ये सारा चीज एक लर्निंग प्रोसेस है। ये अच्छा। मैंने देखा है, मैंने मनोहरी दा को देखा है कंडक्टिंग करके और बजाते हुए, ये मैंने फ्लोर में देखा है, बाद में स्टेज में भी देखा है। मैं आपको बता नहीं सकता, मनोहरी दा जैसे म्यूजिशियन, मुझे मुझे उनका प्यार मिला है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं पंचम दा के रिकॉर्डिंग में एक बार, एक मुझे अभी भी याद है, वो कौन सा तो गाना था, गाना याद नहीं है। तो एक गाने का म्यूजिक पार्ट थोड़ा लंबा था, एक पीस उसमें वायलिन वायलिन सेक्शन का पार्ट था, फिर उसके बाद कुछ फ्लूट का पार्ट था, फिर स्ट्रोक पार्ट था, ऐसा लंबा पीस बनाया था। तो वो पीस रिदम सेक्शन को समझाना था, ठीक है। तो रिदम सेक्शन को समझाएंगे तो पार्ट बाय पार्ट वो रिदम पैटर्न बनाएंगे। तो बबलूदा उनको समझा रहे थे कि पहले 16 बार वायलिन है, उसके पीछे फिर उसके बाद 4 8 बार स्ट्रोक है, वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने ऐसे समझा रहे थे। तो पीस उनको, मतलब वो गा के उतना डिटेल में बता नहीं सकते। तो मैं सिंगर सिंगर तो नहीं है, म्यूजिशियन। और सब उस टाइम पूरा ग्रुप का रिहर्सल नहीं हुआ था, वो बाद में होने वाला, पहले रिदम सेक्शन को समझाते थे, ये पार्ट बाय पार्ट होता था। तो वो स्कोर जो था, नोटेशन इंग्लिश स्टाफ नोटेशन में लिखा हुआ स्कोर था। मनोरदा मनोरदा के भाई थे, वो भी फ्लूट बजाते थे, वो भी पंचमदा के साथ रहते थे। तो मनोरदा उनको बोला, फ्लूट लेके आओ, इंग्लिश फ्लूट। उन्होंने लास्ट में मनोरदा को फ्लूट दिया। मनोरदा ने स्कोर सामने रखा, पूरा स्कोर। उन्होंने एक चांस में पूरा म्यूजिक, कुछ 32 या 38 बार का म्यूजिक था, वन चांस स्टार्ट टू एंड वो म्यूजिक बजाया, और उसके साथ साथ उन्होंने कंडक्ट किया, रिदम सेक्शन को बोला ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, ऐसा ब्रेक, ऐसा है। मैं वो बाजू में खड़ा होकर मैं देख रहा था कि ये कैसे ये आर्टिस्ट से पॉसिबल है। एक फ्लूट, अच्छा हम लोग क्या नोटेशन, हम भी नोटेशन रीड करते हैं, हम सभी लोग नोटेशन रीड करते हैं, लेकिन एक दो बार देख के शायद बजा लिया, या एक वन चांस अगर 4 बार का, 8 बार का, 16 बार का पीस बजा। और जो स्टेज में जो होता है, तो एक ही गाना बहुत बार बजाते बजाते सब याद हो जाता। लेकिन वो नया गाना था, नया म्यूजिक था, जो उन्होंने सुना नहीं था, और वो स्कोर उनके सामने रखा, स्टाफ नोटेशन, और एक चांस में एक भी नोट मिस नहीं किया। बबलूदा मुझे बोला, प्रदीप तो देखो, बंगाली में बोले, प्रदीप तो देखो, ये आदमी कैसा आर्टिस्ट भगवान ने इनको बनाया। ये पीस मैंने लिख के लाया, एक चांस में उन्होंने फ्लूट में बजा के पूरा कंडक्ट। तो ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद था मनोहर के जैसे आर्टिस्ट के लिए। तो ये उनको देखा है मैंने, बजाते बजाते कंडक्ट करते, एक हाथ में सैक्सोफोन मतलब बजा रहे, कंडक्ट कर रहे। आप हमारा एक प्रोग्राम देखेंगे, मैं मनोहर के साथ काफी सारा ये पूना का प्रोग्राम यूट्यूब में है, मैं मुझे उन्होंने लेके जाते थे उनके साथ बजाने के लिए। तो पूरा अकेला बजाते थे और कंडक्ट करते थे पूरा ऑर्केस्ट्रा। तो वो थोड़ा बहुत
उनके जैसा तो कभी हो भी नहीं पाऊंगा, लेकिन वो देख के थोड़ा सा मैं मतलब सीखा है कि आज भी जो बड़े बड़े कंडक्टर लोग कंडक्टिंग करते हैं उनका आज भी देखता हूँ, सीखता हूँ। एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर है, उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला है, वो है विजू भाई, विजू शाह। ओ। वो भी लाजवाब आर्टिस्ट है, उन्होंने भी, उनके साथ मैंने बहुत सारा प्रोग्राम स्टेज पर बजाया है। वो हम्म। भी क्या कंडक्टिंग करते, तो इन लोगों के साथ थोड़ा काम करने के बाद ना थोड़ा थोड़ा सीखना हुआ। तो वही मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं जब मुझे जब कंडक्टिंग करने के लिए लोग बोलते हैं तो कोशिश करता हूँ उस तरह से परफेक्ट करने का। यस 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 दादा, मैंने देखा है आपको म्यूजिक कंडक्ट करते हुए, एंड व्हाट अ जॉय इट इज। एंड everyone, every musician is very alert when you are conducting के नहीं, Pradipto Sen Gupta is conducting the music, we better prepare and come what needs to be done, ये so सबका प्यार है, सब लोग प्यार करते हैं, बस सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट एंड परफॉर्म। इट हाँ। इज लिटिल टेंशन, मैंने मतलब टेंशन होता है, क्योंकि कंडक्ट भी करना है। आप देखेंगे मेरा एक एनसीपी में प्रोग्राम में 2019 में मैंने वंदे मातरम बजाया था मैंडलिन में, और वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था, आज ओ। भी यूट्यूब में है। तो उसमें 45 म्यूजिशियन था, उनको मैंने कंडक्ट भी किया और साथ में वो गाना पूरा बजाया भी। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि जब तक ना, और तब एकदम 100% मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ उस टाइम, कुछ नहीं याद रहता है कि परफेक्ट होके पब्लिक के सामने लाना है। ये इनफैक्ट आप जब थे ये मधुबन में राधिका, तो सो डिफिकल्ट सॉन्ग फॉर मैंडलिन। मैंने तो कोशिश किया अच्छा करने के लिए, लोगों ने पसंद किया, ठीक है, लेकिन वो बजाना भी है, उसके साथ इतने सारे म्यूजिशियन को देखना भी है, तो ठीक ठीक है। है, ये हो जाता है, कोशिश करता हूँ वैसे। अरे नहीं नहीं दादा, there was thunderous round of applause, people were unstoppable, it ये was तो that impeccable, सवाल ही नहीं है। And that sweetness of mandolin, your expressiveness of the instrument, and then of course the very very fact that you could play difficult numbers on mandolin, so I think हमको strings of joy में आना ही पड़ेगा to बिल्कुल। witness the magic. यस, आई थिंक, आई होप नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपको मेरे प्रोग्राम में कभी अगर मौका मिले। आई नो यू आर ऑल्सो वेरी मतलब बहुत बिजी है, आज आप भी बहुत प्रोग्राम करती रहती हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि स्ट्रिंग्स ऑफ जॉय में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी मेरे साथ रहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। कभी मौका मिले तो जरूर हम करेंगे साथ में। फॉर श्योर, यस दादा। तो सब आपको दादा ही बुलाते हैं, तो हाउ हाउ डिड मैरिज हैपन? एक्चुअली बंगाली लोगों को ना ये दादा हो गया, मतलब मैं मेरा अभी यूट्यूब चैनल में कुछ 32,000 सब्सक्राइबर है, उनमें से वो कोई कोई बंगाली लोग लिखते हैं कि हमारे दादा, एक तो क्या वो जो सौरभ गांगुली, उनको भी हम दादा बोलते हैं, वो क्रिकेट में दादा है, आप मैंडलिन में दादा, दादा ऐसा कुछ भी लिखते रहते लोगों का, तो लिखना है। तो बंगाली में हम लोग जो जो बड़े होते हैं उनको रिस्पेक्ट से दादा ही बोलते हैं, तो वो दादा हो गया। जैसे मनोरी दा को सब लोग दादा ही बोलते थे, यस मनोरी दादा दादा दादा। तो ऐसा बंगाल में बड़े जो भाई होते हैं उनको दादा ही बोलते हैं, तो राइट। दादा हो गया। जैसे गुजराती में भाई, सब भाई है। भाई, यस एग्जैक्टली। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई। आनंद जी भाई, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे सब बड़े जो होते हैं दादा बोलते हैं, तो ठीक है, प्यार से दादा बोलते हैं तो अच्छी ऐसे। बात है, अच्छा हाँ मतलब लगता है। मैं भी नेचुरली वही, वो आ ही हाँ, जाता है। यस, हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो दादा, एनी क्रेजी फैन मोमेंट्स, और ऐसा कोई फैन मेल आपको ऐसा कोई याद हो? अ, फैन देखिए मेरा एक बहुत अच्छा लगा था एक प्रोग्राम में, मैं आपको बताता हूँ। मेरा सोलो परफॉर्मेंस था सांगली में। ओके, सांगली में पहली बार इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम हुआ। हाँ, ओके, दैट्स वंडरफुल। पहली बार सांगली में कभी इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम हुआ नहीं था, और वो भी मैंडलिन, सोलो मैंडलिन बजा रहा हूँ विथ ऑर्केस्ट्रा। वहां पे मैंने मराठी गाना भी बजाया था। तो वहां पे मैंने एक चंद्रा नाम का एक मराठी बहुत हिट सॉन्ग जो मराठी में आया है, वो गाना बजाया था लाइव। तो वहां के लोग ना ऊपर आके, मतलब
लिटरली हार वगैरह लेके आके इतना प्यार से बोले कि हम लोगों ने जिंदगी भर यहाँ जो सुना है, लावनी सुना है, लावनी होता है वहां पे, या करेक्ट। ड्रामा, या नाटक, मराठी ड्रामा होता है, या कुछ हिंदी या मराठी गाने का प्रोग्राम होता है। बोले एक फुल प्रोग्राम अपने इंस्ट्रूमेंटल किया और एक भी लोग यहाँ से गए, एक भी लोग हिले नहीं। बोले ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि हम हमें इतना अच्छा म्यूजिक सुनने को मिला। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जिस जिस शहर में कभी इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम हुआ ही नहीं, ऊपर से मैंडलिन ये इंस्ट्रूमेंट किसी को पता ही नहीं था, ओ। किसी को पता नहीं था मैंडलिन कोई इंस्ट्रूमेंट है। और वहां पे लोग आके इतना मतलब और मैं क्या बताऊं, मतलब ये मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बड़े बड़े लोग हम मेरा पाँव छू रहे हैं। मैं बोला ऐसा मत, बोले नहीं ये आपके म्यूजिक के लिए हम आपको आपके सामने झुके। हाँ। मैं बोला नहीं ऐसा मत कीजिए इतना, ये मुझे बहुत ही ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है कि ऐसे मिला है प्यार। फिर एक बार जबलपुर में मैं प्रोग्राम करने गया इंस्ट्रूमेंटल, 3 घंटा नॉन स्टॉप बजा विदाउट एनी ब्रेक, नो इंटरवल, 3 आवर्स नॉन स्टॉप इंस्ट्रूमेंटल, मैंने हर किस्म का प्रोग्राम, वहां भी पूरा हॉल पैक था। लोगों ने बाद में इतना कि बहुत बहुत, वहां पे एक लेडी, शी वॉज मतलब पॉलिटिकली बहुत ये थी, मतलब बीजेपी के बहुत एक्टिव, और पहले मिनिस्टर भी थी। नाउ शी इज मोर देन 82 83 ओके। वो चल नहीं पाते, व्हील चेयर में। और इतना आशीर्वाद दे के गए ना, इतना आशीर्वाद दे के गए। मैं नीचे, मतलब प्रोग्राम करने वाला स्टेज से नीचे आके उनसे मिला, इतना प्यार किया, मतलब गले, मतलब एकदम बच्चे के जैसा उन्होंने प्यार किया। ये अच्छा लगता है, बहुत हाँ। अच्छा लगता है, ओ नाइस, वाओ। अच्छा लगता है ठीक है। कि ये म्यूजिक के लिए इतना प्यार लोगों से मिल रहा है, लोगों का मिल रहा है, अच्छी बात, अच्छा लगता है डेफिनेटली। सब कुछ हो और प्यार नहीं हो तो जीवन ऐसे व्यर्थ बिल्कुल हो जाए, बट बिल्कुल बिल्कुल। सो। लेकिन लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि म्यूजिक जो हमने, जो मेरा पैशन था, जो मेरे दिल में था, और उसी को प्रोफेशन करके लिया। ठीक है, एक प्रोफेशन करने के बाद तो रोटी रोजी का सवाल आता है, वहां पे तो काम करना ही है, लेकिन खुशी मिलती है ये काम करके, ये बहुत जरूरी है। आप किसी काम में अगर आपको खुशी नहीं मिलेगी ना, जो भी आपका प्रोफेशन है वो करके आपको, अगर आप हैप्पी नहीं होंगे, तो वो काम में आप जी लगा के, दिल लगा के काम नहीं, यू कैनॉट डू दिस थिंग। तो हम, हमारा जो काम है उसको हम एंजॉय भी करते हैं, काम करते हैं, और प्रोफेशन तो है ही बस, ठीक है, तो कम ज्यादा कभी इनकम हो जाता है, वो डिफरेंट थिंग, बट खुशी मिलती है, बहुत अच्छा है, हाँ। अच्छा अच्छा लगता है। So nice, so nice. I think that one last question. Any advice, though you have said a lot throughout, and yeah, any memorable foreign trip. But I don't know if mandolin. यस यस यस, मैं फॉरेन ट्रिप, हाँ मैं बताता हूँ। मैं बीच में एक पीरियड, एक नामचीन सिंगर है जिनका नाम कैलाश खेर, आप जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। Pause, yeah. कैलाश जी के साथ, ही कैलाश जी के साथ कुछ साल मैंने बजाया, तो उनके साथ काफी टूर हुआ है, यूएस टूर हुआ है मेरा 2 3 बार। फिर टर्की में गया, दुबई, अबू धाबी, सब, फिर सिंगापुर वगैरह काफी जगह पे उनके साथ टूर किया। कनाडा में जो गया था, कनाडा में वहां पे लोग ने, जब मैं जो भी मेरा परफॉर्मेंस किया उनके साथ, उनका गाना ही बजाना था, लेकिन वहां पे कुछ 4 5 लोगों को ना बहुत अच्छा लगा था मैंने, और वो लोग आके मेरे को पर्सनली मिल के गए, क्योंकि देवर पंजाबी, एंड पंजाबी दे दे लाइक मैंडलिन, मतलब पंजाबी गाने में बहुत मैंडलिन यूज होता है। आज भी मैं बजाता हूँ, बहुत सारे गाने में मैंने बजाया है। Okay. तो वो लोग मुझे बोल के गए कि आपका प्लेइंग में हमें इतना अच्छा लगा कि आपने इतना फील, वो लोगों, उतना सा मैं तो बीच बीच में म्यूजिक बजा रहा था, लेकिन वहां आके बोल के गए कि हम लोग मैंडलिन को बहुत स्टडी करते, भले बजाते नहीं, लेकिन सुनते हैं मैंडलिन, डिफरेंट डिफरेंट चीज। आपके प्लेन में हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोल के, बहुत उन्होंने बहुत ये किया, तो ठीक है ऐसा, वो थोड़ा सा मेमोरेबल है। और जो एक, जो पहली बार यूएस में गए थे, जो मोदी जी पहली बार यूएस गए थे ना, नाइनटीन Ah, सिक्स 2016 में, उसी स्टेज में हमने परफॉर्म किया था।
ओह माय गॉड। कैलाश जी के साथ उसके स्टेज वो है, यूट्यूब में है। हमने परफॉर्म किया, फिर बाद में मोदी जी पहली बार आए, ऑडियंस फुल राउंड, मोदी जी मोदी मोदी करके चिल्ला रहे। वहां पे थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हुआ था। प्रॉब्लम कुछ नहीं, वो उनका ड्यूटी किया था, हमारा इंस्ट्रूमेंट का हर तार निकाला, हर चेक किया, उनका ड्यूटी था। ओह माय। मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का कॉइल होता है, नया स्ट्रिंग, वो हाँ प्लास्टिक में पैक रहता है। हाँ। तो वो बोले व्हाट इज दिस स्ट्रिंग, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, व्हाई यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, अरे दिस इज या। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माय इंस्ट्रूमेंट, नो यू हैव टू ओपन ऑल द स्ट्रिंग। बोले आप वहां खड़े, यू स्टे देयर। वो लोग हर इंस्ट्रूमेंट का तार निकाला, निकाल के खुल के देखा और रोल करके, तो वो सब हुआ था। ठीक है, वो तो सिक्योरिटी के लिए वो लोगों ने किया था, वो हमने फेस किया, लेकिन वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अपने को, वाओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल। ह्यूज एक्चुअली। था। ह्यूज था, huge। वाओ सुपर। दादा, any advice for music fraternity or budding musicians, even for anchors? म्यूजिशियन और जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनके लिए तो एक ही बात कहना है, मेहनत मेहनत करना है। यू हैव टू डू मेहनत, अदरवाइज यू विल नॉट गेट योर रिजल्ट। अच्छे म्यूजिशियन आ रहे, यंग जनरेशन में बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन आ गए, आ रहे। नॉट ओनली मैंडलिन, हर इंस्ट्रूमेंट में, फ्लूट में बहुत अच्छे हैं, गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं, सितार में भी अच्छे आ रहे। और जिनको वो लत लग जाना बोलते हैं ना म्यूजिक का, वो लग जाता है तो वो कर ही लेते हैं, वो बैठा नहीं रहता। उनको अगर वो दिमाग में बैठ गया मुझे म्यूजिक करना है, वो तो करेगा ही, वो भले 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। ये तो उनको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ना म्यूजिक म्यूजिक को बहुत इजीली ले लिया। आज ये जो कराओके चल रहा है ना, कराओके का जो सिस्टम चल रहा है ना, मैं ये बोलूंगा, बोलना चाहिए। तो उस वो कराओके क्लासेस हो रहा है, कराओके लेके गाना गा रहे हैं, कराओके लेके सब लोग सोच रहे हैं मैं किशोर कुमार हो गया, मैं कराओके के एक गाना गा लिया मैं किशोर कुमार हो गया, एक गाना गा लिया मैं लता मंगेशकर बन गई। ऐसा नहीं होता है। गाना सीखना चाहिए, सीखना जरूरी है। एक गाना मुझे मालूम है कि ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये गाना मैं कराओके के साथ गाया मतलब मैं सिंगर बन गया? नहीं, गाना सीखना जरूरी है। आप रियाज करो, तब जाके आप गाना गाओ। तो म्यूजिक जो भी है ना, गाना, सिंगिंग हो, इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छा बजाना है, भले वो कीबोर्ड भी हो, भले कुछ भी हो, आपको सही बजाना पड़ेगा, तो ही लोग बोलेंगे ये सही बजा रहा है, तो ही लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सिंगिंग में दो चार नोट बेसुरा हो जाएगा तो लोग चला जाते, मतलब ठीक है चल रहा है, ऑफ वो कर समझा लेते भी नहीं है, हैं। समझे भी नहीं है, आम पब्लिक समझते भी नहीं है। मैं हम्म। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल Yeah. ऑडियंस बोल रहा हूँ, कोई कोई समझते भी नहीं कि बेसुरा गाते हैं। हम्म। तो मेरा कहना वही है कि म्यूजिक करना है तो सिंसियरली कीजिए। टाइम पास के लिए म्यूजिक करना है करिए, लेकिन स्टेज पर मत आइए, आप घर में गाइए। स्टेज पे पब्लिक के सामने गाना है तो सही गाइए, सही कीजिए, उसके लिए रियाज कीजिए, उसके लिए संगीत सीखिए। एंकर के लिए आपने जो पूछा, मेरा एक ही अनुरोध है जी। कि जो भी म्यूजिशियन काम करते हैं ना, हम्म। किसी एक अच्छा प्रोग्राम को जो सजा देते हैं ना म्यूजिशियन, एक हम्म। अच्छा प्रोग्राम को सजाते हैं म्यूजिशियन, सही बात है। सिंगर नहीं सजाते। सिंगर तो परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं। उस गाने को जो सजाना होता है, एक खूबसूरत लड़की को सजाते हैं, जो शादी के दिन जो आते हैं ना सजाने के लिए, मतलब जी। मेकअप करने के लिए, क्या बोलते हैं उनको, आप लोग जो शादी में जो हाँ, मेकअप हाँ, आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट होते हम्म। हैं, उनके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। वो अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी कर सकते हैं। करेक्ट। उसने कुछ पेस्ट, ऐसा पेस्ट लगा दिया, वो खूबसूरत लड़की भी बहुत देखने में बहुत बेकार हो सकता है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सही तो कह रहे सजाना जो है ना संगीत को, सजाने का काम म्यूजिशियन का है। ये काम बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत बारीकी काम है, और उनको ही रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। हैं। हम्म। आज ऐसा भी प्रोग्राम हो रहा है जिसमें म्यूजिशियन का इंट्रोडक्शन भी नहीं। पहले हुआ करता था। मैं रिसेंटली किसी एक का प्रोग्राम बजने गया,
इसलिए मैं आजकल बहुत स्टेज में अकोम्पनीमेंट बहुत कम करता ही नहीं। रिसेंटली उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, दादा आइए बजाने सन्मुखनंद हॉल में प्रोग्राम। सारे म्यूजिशियन 40 म्यूजिशियन बैठे थे, 30 40 जो भी है, उनका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ और सारे म्यूजिशियन मेहनत करके बजा रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा और तब से मैंने डिसाइड किया मैं अब इस अकोम्पनीमेंट बंद ही कर, मैं मेरा सोलो प्रोग्राम कर रहा हूँ, भले कम मिलता है लेकिन जितना मैं कर रहा हूँ उतना पब्लिक के सामने जा रहा हूँ, पब्लिक मुझे एक्सेप्ट कर रहा है और वो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पब्लिक मेरे साथ गाना गा रहे, पब्लिक मुझे बोल रहे कि आह क्या बात है। मैं जब एक्सप्रेशन के साथ छोटा मोटा करता हूँ, तो जो उनके मुंह से जो आहा निकलते हैं ना, वो आहा मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड हो जाता वाह। है। वो एकेडमी एकेडमी अवार्ड से भी मुझे लगता है बहुत बड़ा अवार्ड है। एक आदमी, एक 70 साल के आदमी या 80 साल के आदमी आहा जब करते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरा कहना ये है कि सबका इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। हम्म। सबका बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, स्पेशली आर्ट म्यूजिशियन। और ऑडियंस के लिए अगर दो शब्द कहना है, तो आप आर्टिस्ट को कदर कीजिए, आर्टिस्ट का कदर कीजिए, बस दैट्स ऑल। भले वो सिंगर हो, भले वो म्यूजिशियन हो, भले वो एंकर हो, भले वो साउंड इंजीनियर हो, कोई भी हो, जो वो प्रोग्राम के साथ जो इन्वॉल्व रहेगा, उनका कदर कीजिए। बस उतना ही चाहिए और कुछ So nice. Golden words. Thank you so much for your time, Dada. नहीं। थैंक यू राशि जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा and really I enjoyed sharing all this thing with you. Thank you very much. Thank you.